हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11th होम साइंस के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले हमारा, जो क्लास 11th एसपी नाम से। पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी एकलव्य स्टडी पॉइंट। कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। चैप्टर देखेंगे। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो आपका है, गृह विज्ञान की परिभाषा दीजिए, वह इसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए, गृह विज्ञान का मतलब केवल घर तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जो हमें जीवन को बेहतर और गुणात्मक बनाने की शिक्षा देता है। यानी जब हम गृह विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ घर परिवार की बात नहीं करी जाती, ठीक है, बल्कि समाज, परिवेश, इन सब चीजों की भी बात करी जाती है। तो इससे हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना पाते हैं, ठीक है, उसकी गुणवत्ता को सुधार पाते हैं। तो इन जो भी चीजें आती हैं समाज के अंदर, उन सबसे संबंधित विषय जो है आप देखेंगे गृह विज्ञान में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो गृह विज्ञान के अगर हम मुख्य 5 क्षेत्र देखें तो सबसे पहला आता है मानव विकास। इंसान के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है आपका गृह विज्ञान सब्जेक्ट। भोजन व पोषण, स्वस्थ रहने के लिए भोजन और पोषण की जानकारी दी जाती है गृह विज्ञान के अंदर। कपड़े और परिधान, वस्त्रों का चुनाव, देखभाल और महत्व क्या होता है वस्त्रों का, ये सब भी आपके जो गृह विज्ञान विषय के अंदर आते हैं। संचार और विस्तार, जानकारी और विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करना, तो ये भी आपके गृह विज्ञान का जो है एक विषय है। ठीक है, संसाधन प्रबंधन, समय हो गया, धन हो गया और अन्य साधनों का सही उपयोग। तो ये देख रहे हैं आप, 5 हमने जो ये क्षेत्र देखे हैं, ये गृह विज्ञान से संबंधित है। यानी अगर आप देखेंगे एक जीवन जीने के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको गृह विज्ञान विषय में देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों दोनों के लिए आवश्यक है। क्यों? तो देखिए, गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों दोनों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह विषय घर व समाज में जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है, तो भाई हमारी जिम्मेदारियां होती है परिवार के लिए, समाज के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये विषय क्या करता है भाई, आपकी क्षमता का विकास करता है कि किस तरह से आप परिवार और समाज में अच्छे से अपना विकास कर सकते हैं या अपना जीवन जी सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलती है? आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, पोषण, प्रबंधन और देखभाल के कौशल सीखने को मिलता है। ठीक है, कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने, स्वस्थ कैसे रहें, ठीक है ना, पोषण कैसे सही रखें, संसाधन प्रबंधन कैसे करें, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है गृह विज्ञान में। तो ये सबसे जुड़े हुए विषय हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो इसलिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीजें। यह परिवार और समाज में समान भूमिका निभाने की सोच पैदा करता है। ठीक है, कि हम परिवार में कैसी भूमिका निभाते हैं, समाज में कैसी भूमिका निभाते हैं। तो भाई परिवार और समाज में तो स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें अगर गृह विज्ञान में सीखने के लिए मिल रही है, तो ये आप नहीं कह सकते ना ये सिर्फ केवल लड़कियों का विषय है। तो इसमें लड़के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो लड़कों को भी ये चीजें सीखनी जरूरी होती हैं। तो इसमें दोनों का समान रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो इसमें चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबका जो आप देखेंगे वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की चीजें इसके अंदर सीख सकते हैं। तो इसलिए विषय आप कह सकते हैं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है स्वयं की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो देखिए, हमारे अनुभव, विचार, सोच और भावनाओं का पूरा रूप जो हमें दूसरों से अलग बनाता है, वही स्वयं कहलाता है। यानी एक व्यक्ति होता है भाई, उसके अलग विचार होते हैं, अलग सोच होती है, अलग तरह से वो काम करता है, उसकी भावनाएं अलग होती हैं। तो ये जिस चीज जो इन चीजों की जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या होती है? एक व्यक्ति विशेष की चीजें होती हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें जिसके अंदर होती हैं, वो अपना नजरिया रखता है, अपने विचार रखता है, अपने अनुभव रखता है, तो वो वही स्वयं होता है। ठीक है, तो सबके आप देखेंगे भाई 4 प्रकार के लोग हैं, तो सबकी सोच अलग होगी, अनुभव अलग होगा, ठीक है, बात करने का तरीका अलग होगा। तो वो खुद अगर आप उसको देखते हैं तो आप कह सकते हैं भाई वो स्वयं कैसा है। ठीक है, तो ऐसे स्वयं जो होता है वो खुद की भावनाओं से बनता है एक व्यक्ति। वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में क्या अंतर है? तो देखिए, वास्तविक स्वयं व्यक्ति की असली क्षमता, जो ज्ञान उसके पास है, उससे बनता है। तो वास्तविक स्वयं क्या भाई, कि एक व्यक्ति है, उसके पास जो भी उसकी क्षमता है, जो भी उसका ज्ञान है, तो वो स्वयं बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसी से वो व्यक्ति कार्य करता है अपना। आदर्श स्वयं क्या होता है? वह क्षमता या गुण जो व्यक्ति के पास होना चाहिए और जिसे पाने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, कहते हैं आदर्श स्वयं। ठीक है, क्षमता या गुण से जो व्यक्ति पाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, एक व्यक्ति भाई खुद एक विद्यार्थी है, तो वो स्वयं क्या है, एक विद्यार्थी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो वास्तविक स्वयं है कि वो अभी विद्या को सीख रहा है। ठीक है, लेकिन आदर्श स्वयं क्या होगा, वो क्या करेगा, एक विद्यार्थी अपनी क्षमता और अपने गुण को, ठीक है ना, ऐसे विकसित करेगा ताकि वो जो भी पाना चाहता है उसको पा सके। तो उसे क्या कहते हैं, आदर्श स्वयं। ठीक है, मान लीजिए वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या, ये आदर्श स्वयं है। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी क्षमता और गुण का जो है विकास करना पड़ेगा। ठीक है, पहचान के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो देखिए, पहचान के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव
कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले किशोर अवस्था में होने वाले हार्मोनल, शारीरिक और जैविक परिवर्तन पहचान को प्रभावित करते हैं। यानी एक बच्चा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो किशोर अवस्था में आता है, तो उसके अंदर आप देखते होंगे शारीरिक चेंज आते हैं, ठीक है ना, और आप देखेंगे जैविक चेंज भी आते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति क्या होता है, खुद को उसी जो चेंजेस आ रहे होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से आ रहे हों चाहे जैविक रूप से आ रहे हों, तो उससे आप देखेंगे बच्चा जो है ज्यादा प्रभावित होता है, वो आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका प्रभाव परिवार, मित्रता, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण पहचान के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। और पहचान में आप देखेंगे जो परिवार हो गया, मित्र हो गए, या जो सामाजिक संस्कृतियां हो गई, ये भी एक व्यक्ति को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। एक बच्चा बड़ा होता है तो बहुत सारी चीजें सीखता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। और बाद में अगर वो जिस परिवार, मित्रता या समाज में रह रहा है, तो उसके आधार पर भी आप देखेंगे वो अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। किशोर की भावनाएं तीव्र और अस्थिर होती हैं, जिससे पहचान प्रभावित होती है। तो भाई उसकी भावनाएं बहुत ज्यादा तीव्र और अस्थिर होती है, वो एक चीज पे नहीं टिकता, वो सोचता है भाई मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मेरे को समाज में लोग ऐसे जाने, ठीक है। तो वो हमेशा आप देखेंगे अपनी पहचान को लेकर प्रभावित रहता है, ठीक है। सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने से स्वयं की पहचान स्पष्ट होती है, ठीक है। तो फिर क्या करता है वो, भाई सोचता है कि मुझे समाज में कैसे रहना है, मुझे क्या बनना है, लोगों को क्या दिखाना है, ठीक है। तो इससे आप देखेंगे उसे कुछ करने की क्षमता जो है वो उसके अंदर आती है, ठीक है। और वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है जिससे वो अपनी पहचान समाज में बना सके, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जो पहचान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। शैशव काल के दौरान स्वयं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए शैशव काल जब होता है तो वो ये शुरुआती अवस्था होती है एक बच्चे की। तो शिशु को यह जानकारी नहीं होती कि वह दूसरों से अलग है, उसे अपने शरीर और रूप के बारे में जानकारी नहीं होती। अगर वह अपने हाथ या चेहरे को छूता है तो उसे पता नहीं चलता कि उसका ही हिस्सा है, ठीक है। छोटा बच्चा होता है, उसे उतना भाई पहचान नहीं होती है। लगभग 18 महीने की उम्र तक तो शिशु स्वयं की छवि को पहचानना शुरू कर देता है। वह मैं, मुझे, मेरा जैसे शब्दों का उपयोग करने लगता है। तो जब बच्चा 18 महीने का होता है, चीजों को सीखने लग जाता है, समझने लग जाता है, ऑब्जर्व करने लग जाता है, तो उसके बाद वो पहचानता है कि भाई क्या मेरा है, ठीक है ना, क्या मुझसे जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज आप देखेंगे धीरे धीरे उसको समझ में आती है, तब वो इन सब चीजों पर रिएक्ट करना शुरू करता है, ठीक है। दूसरे वर्ष तक आप देखेंगे शिशु खुद को तस्वीर में पहचानने लगता है, ठीक है। जब दूसरे वर्ष का हो जाता है तो वो चीजों को पहचानने लग जाता है, ताकि अपने आप को भी पहचानने लग जाता है। आप उसको आईना दिखाएंगे तो बता देगा कि ये मैं हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं शुरुआती जो अवस्था होती है, बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो उसे पता ही नहीं होता। आपने देखा होगा कई बार छोटा बच्चा जो होता है उसको यही नहीं पता है मेरे शरीर का अंग है, वो अपने बाल पकड़ के खींचता है और रोने लग जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि भाई वो उसको दर्द क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर अगली अवस्था में आप देखते हैं वो धीरे धीरे पहचानने लगता है कि कोई उसे बुलाता है, पूछता है, तो वो जानता है कि भाई मुझे बुला रहा है, तो वो रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर तीसरी अवस्था में आप देखते हैं कि वो उस चीजों को समझने लग जाता है, ठीक है, अपने और दूसरे को भी पहचानने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था स्वयं की पहचान के लिए एक कठिन समय होता है, कथन की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो देखिए किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बच्चा खुद को समझने और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। इस समय यह काम जो है कठिन हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई किशोर अवस्था तक जो बच्चा होता है वो बहुत सारी चीजों को सोचने समझने लग जाता है, तो इस समय उसकी जो अवस्था होती है वो थोड़ी कठिन अवस्था होती है, ठीक है। इसके कारण क्या है? तो देखिए पहली बार गहरी सोच, किशोर पहले कभी इतना स्वयं को जानने और समझने की कोशिश नहीं करता, लेकिन इस अवस्था में वह अपनी पहचान के बारे में गंभीर हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब उसको समझ आती है, वो समाज में अपने आप को देखता है कि भाई और लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, तो अब उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि भाई वो कौन है, उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो अब देखेंगे कि वो स्वयं को जानने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी समाज में क्या स्थिति है, तो वो प्रयास करने लग जाता है, अपने आप को पहचानने, अपना समाज में पहचान बनाने के लिए गंभीर होने लगता है, ठीक है। स्थायी पहचान बनाना, किशोर अवस्था के अंत तक वह यह तय करने लगता है कि वह कौन है, क्या बनना चाहता है, जैसे मैं यह हूं, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे जब बच्चा और बड़ा होता है, किशोर अवस्था के अंत तक आता है, तो उस समय वो अपने आप को जज करने लग जाता है कि भाई मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है। तो ये सारे विचार जो है उसके अंदर आने लग जाते हैं। शारीरिक और सामाजिक दबाव, तो इस समय शरीर में तेज बदलाव आते हैं और समाज की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, जिससे स्वयं की पहचान बनना और कठिन हो जाता है। तो इस समय क्या होता है भाई, शारीरिक बदलाव होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ों की तरह दिखने लग जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे समाज का और परिवार का भी उसके ऊपर प्रेशर आता है कि भाई तुम जिंदगी में क्या करोगे, तुम्हें क्या बनना है, ये तुम्हें सोचना है। तो इस समय आप देखेंगे बच्चे के ऊपर काफी दबाव जो है अपनी पहचान को लेकर बनता है कि भाई उसे क्या करना है जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में मित्र मंडली का काफी दबाव होता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए किशोर अवस्था में बच्चे अपने दोस्तों के सहयोग और स्वीकार्यता को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए मित्र मंडली दबाव इस समय सबसे ज्यादा
होती है, यह दबाव दो तरह के असर डाल सकते हैं। ठीक है, जब एक बच्चा किशोर अवस्था में होता है, वो अपने दोस्तों के साथ रहता है, तो उस समय आप देखेंगे दोस्तों का प्रभाव काफी ज्यादा पड़ता है बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो दो तरह से पड़ सकता है। सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे किशोर सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर उसकी मित्र मंडली में बच्चे जो हैं वो भाई पढ़ने वाले हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई हमें ये काम करना है, तो वो क्या करेगा भाई, पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, पढ़ाई प्रतियोगिता और कैरियर के प्रति जागरूक होता है। ठीक है, तो जैसे संगत होगी उसकी, उसी के हिसाब से क्या करेगा, वो अपनी तैयारियां करेगा आगे की, भाई कि मेरा दोस्त ये बनना चाहता है तो मैं भी ये करूंगा, मैं भी इस प्रतियोगिता की तैयारी करूंगा। ठीक है, तो अच्छे स्टेप उठाता है वो। ठीक है, अच्छे आचरण अपनाते हैं। ठीक है, तो अच्छी चीजों को अपनाएंगे और अपने भविष्य के लिए चिंतित रहेंगे और अपने भविष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, तो पहला आप देखेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है मित्रों का। दूसरा नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, गलत आदतें जैसे धूम्रपान, शराब, नशा आदि अपनाना। गलत संगत में पड़ गया तो भाई उसके दोस्त जो है नशा करते हैं, चाहे वो धूम्रपान हो गया, शराब हो गया, नशा हो गया, तो वो बच्चा भी क्या करेगा, उनकी आदतें अपनाना शुरू कर देगा। ठीक है, पढ़ाई से दूरी बनाना। ठीक है, तो अगर उसके दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा उनके साथ, पढ़ाई से दूरी बना लेगा। हानिकारक गतिविधियों में शामिल होना। ठीक है, तो उसके बाद आप देखते हैं हानिकारक गतिविधियां करते हैं, चोरी भी करते हैं कुछ बच्चे होते हैं। ठीक है, गलत संगत में पढ़कर। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी जो आप देखते हैं, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें भी देखते हैं जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के ऊपर मित्रों का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न बताइए कि किस प्रकार एक परिवार किशोर के स्वबोध के निर्माण में प्रभाव डालता है। तो देखिए, एक बच्चे के स्वबोध में सबसे इंपॉर्टेंट होता है परिवार का रोल। तो परिवार किशोर के स्वयं निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे सकारात्मक पारिवारिक संबंध, अगर परिवार में प्यार और समझदारी होती है तो किशोर को अपनी पहचान बनाने में मदद मिलती है। एक परिवार है, सपोर्टिंग है, उसको प्यार करता है, उसको हमेशा समझाता रहता है भाई भविष्य में क्या करना है, तो बच्चा अपनी पहचान को लेकर चिंतित रहता है। ठीक है, और साथ में क्या करता है, परिवार की मदद मिलती है तो अपनी पहचान को बनाने के लिए उसको सपोर्ट मिलता है, तो वो निरंतर आप देखेंगे अपनी पहचान के लिए आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है राय बनाने का अवसर। किशोर चाहते हैं कि उनकी सोच और राय को परिवार स्वीकार करे। ठीक है, तो जो बच्चा खुद की सोच समझ विकसित हो जाती है, तो यही चाहता है भाई कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो करना चाहता हूँ, परिवार मुझ पर दबाव ना डाले, मुझे वो करने दे। ठीक है, क्योंकि भाई इस समय उसका माइंड जो होता है वो विकसित हो जाता है, वो चीजों को सही या गलत को समझने लग जाता है धीरे धीरे। मित्रों का असर, तो इस उम्र में किशोर अधिक समय दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं, जिससे माता पिता और बच्चों में कभी कभी तनाव भी हो सकता है। ठीक है, तो इस समय आप देखेंगे किशोर अवस्था में बच्चे ज्यादातर दोस्तों के साथ रहते हैं, ज्यादा समय दोस्तों के साथ बिताते हैं, तो इसलिए आप देखते हैं कई बार जो माता पिता होते हैं वो चिंतित भी होते हैं कि कहीं बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए, तो वो कई बार आप देखेंगे कि वो बच्चों को डांटते हैं, जिससे बच्चे में और माता पिता में कई बार तनाव भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माता पिता की भूमिका। तो माता पिता को चाहिए कि वे किशोरों को समझें, उनकी भावनाओं का आदर करें, उन्हें निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें और उनकी उपलब्धियों पर प्रोत्साहन करें। ठीक है, तो माता पिता का भाई कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को समझें, उसको समझाएं, उसको भविष्य से अवगत करवाएं, अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसको प्रोत्साहन करें, तो इससे बच्चा जो होता है वो आगे अपने लिए जो भी फैसले लेता है वो अच्छे से ले पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य बाल अवस्था के दौरान किस प्रकार स्वयं का विकास होता है। तो देखिए, मध्य बाल अवस्था में बच्चे का स्वयं मूल्यांकन जटिल हो जाता है। इस समय कि विकास की प्रमुख अगर आप विशेषताएं देखेंगे, तो सबसे पहले आंतरिक विशेषताएं देखते हैं। बच्चा अपनी आदतें और गुणों के आधार पर स्वयं का वर्णन करता है, जैसे मैं मित्र जल्दी बना लेता हूं। तो भाई अगर मध्य बाल अवस्था की बात करेंगे तो बच्चा इस टाइम डेवलप्ड हो रहा होता है। ठीक है, तो वो स्वयं का मूल्यांकन करता है, यानी अपने आप को देखता है कि भाई मैं क्या हूं। ठीक है, तो जैसे कि भाई अगर कोई पूछेगा भाई तुम्हारी क्या क्वालिटी, तो वो अपनी क्वालिटी बताना शुरू कर देगा। ठीक है, कि मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ, मैं मित्र जल्दी बना लेता हूँ। ठीक है, दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण, बच्चा अब सामाजिक भूमिकाओं और पहचान से संबंधित बातें करने लगता है, जैसे मैं अपने समूह में अच्छा खिलाड़ी हूं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सामाजिक दृष्टिकोण देखता है कि समाज में भाई और भी लोग हैं और मैं भी हूं, तो मैं समाज से कैसे बेहतर हूं, ये चीजें भी वो बताने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट तुलना करता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों से अपनी तुलना करता है, जैसे मैं तेज दौड़ सकता हूं। यहाँ पर एक वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में फर्क भी समझने लगता है। ठीक है, तो इस समय आप देखेंगे जो बच्चा होता है वो चीजों को बहुत अच्छे से देखता है, तुलना करता है कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, तो ये सारे विचार भी इस टाइम आप देखते हैं बच्चे के अंदर आते हैं। ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण, तो पूर्व अवस्था की अपेक्षा इस उम्र में बच्चे का स्वयं अधिक वास्तविक हो जाता है, वो अपनी क्षमताएं, कमियों और परिस्थितियों को सही नजरिए से देख पाता है। तो इस समय बच्चा समझ जाता है भाई कि मैं कितना सही काम कर रहा हूँ, क्या गलत काम कर रहा हूँ, कैसे मैं और आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर इस समय आपको देखने को मिलती है, जो आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल एक किशोर है एवं काफी दुविधा में प्रतीत होता है, आप उसे क्या सलाह देंगे। ठीक है, तो देखिए राहुल को समझना चाहिए कि किशोर अवस्था में दुविधा, उलझन होना बिल्कुल सामान्य बात है। ठीक है, तो हर किशोर के अंदर ये चीजें होती हैं। इस समय वह इन बातों पर ध्यान
रख सकता है तो उसे कुछ चीजें करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपनी बात साझा करना, तो अपनी परेशानी माता पिता, मित्रों या शिक्षकों से साझा करो। हर किसी को समस्याओं को हल करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले अपनी बात को साझा करना चाहिए। ठीक है, स्वयं ही जो है अपने विचार नहीं बना लेने चाहिए। जो भी समझदार व्यक्ति है, जो आपको समझता है, आप उससे बात करेंगे तो आपको सही सलाह दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है समूह में चर्चा करना। दोस्तों या भरोसेमंद लोगों के साथ बात करने से मन हल्का होता है। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है, आप दोस्तों से साझा करेंगे तो आपको सही सलाह देंगे। ठीक है, जिससे आपका मन भी हल्का होगा। ठीक है, डिप्रेशन में भी नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भावनाओं पर नियंत्रण, जैसे गुस्सा हो गया, दुख या तनाव को संभालना सीखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो होता है बच्चा एग्रेसिव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई शारीरिक जो होते हैं इस टाइम देखेंगे बदलाव आ रहे होते हैं, मानसिक बदलाव आ रहे होते हैं बच्चे के अंदर, तो बच्चा जो है कई बार एग्रेसिव हो जाता है। तो इस समय बच्चे को क्या करना चाहिए भाई, बिल्कुल शांत रहना चाहिए। ठीक है, चाहे दुख हो चाहे तनाव हो, उसको पहले समझना चाहिए, फिर उसके लिए हल करना चाहिए। ठीक है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी चीजें हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, भोजन और पोषण में अंतर बताइए। तो देखिए भोजन क्या होता है, ठोस या द्रव पदार्थ जिन्हें हम खाते पीते हैं, जो पचने के बाद शरीर को क्या करते हैं भाई, पोषक तत्व देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। ठीक है, पोषण क्या होता है, वह विज्ञान जिसमें भोजन के पोषण तत्वों और उनसे शरीर को होने वाले लाभों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो भोजन जो हम खाते हैं, जो हमारे शरीर को शक्ति देता है। ठीक है, और पोषण क्या होता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उस खाने में कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, इसका अगर अध्ययन कर रहे हैं आप। ठीक है, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी प्रोटीन विटामिन हम खा रहे हैं, जो भी कैलोरी हम ले रहे हैं, तो उन सब का जो अध्ययन होता है वो पोषण कहलाता है। नेक्स्ट है अंतर स्पष्ट कीजिए। वृहद पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। तो देखिए वृहद पोषक तत्व क्या है, वे तत्व जो शरीर में अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया, तो इसे हम वृहद पोषक तत्व कहते हैं, शरीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जो शरीर में कम मात्रा में चाहिए होते हैं, उदाहरण जैसे आयोडीन हो गया, लोह तत्व हो गए, खनिज तत्व हो गए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं शरीर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आवश्यकता एवं आरडीए में अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए आवश्यकता क्या है, शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की दैनिक न्यूनतम आवश्यकता जो होती है, ठीक है ना, तो उसे हम आवश्यकता कहते हैं। तो शरीर की आवश्यकता क्या है भाई, जो भी ऐसे पोषक तत्व जो हमें डेली के लिए चाहिए ताकि हम अच्छे से कार्य कर सकें, तो वो आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आरडीए क्या होता है। ठीक है, तो आरडीए होता है आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, यह केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा भी प्रदान करता है ताकि शरीर हर परिस्थितियों में स्वस्थ बना रहे। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, जितना हमें तत्व चाहिए न्यूनतम उस आवश्यकता है, तो उसे हम कहते हैं आवश्यकता। आवश्यकता से थोड़ा ज्यादा, ताकि जो अतिरिक्त चीज है वो भी हमारे शरीर को और ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है ना, जिससे हमारा जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, आरडीए कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो इसको याद रखना आप। तो आरडीए इक्वल टू आवश्यकता प्लस अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा। ठीक है, तो दोनों चीज आ जाती है आरडीए के अंदर, आवश्यकता भी आ जाती है और प्लस में जो अतिरिक्त कुछ सुरक्षा मात्रा है वो भी, तो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आप आरडीए बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, इसकी योजना करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ उचित मात्रा और अनुपात में शामिल होते हैं, जिससे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, पानी मिल सके। ठीक है, यानी संतुलित आहार का मतलब भाई जितनी जरूरत है, जितने पोषक तत्वों की जरूरत है हमारे शरीर को, हम वो सारे पोषक तत्व लें। ठीक है, यह अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और शरीर के विकास में सहायता करते हैं। ठीक है, तो हम संतुलित आहार लेंगे तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ भी रहेगा और हमारा जो है विकास भी अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो संतुलित आहार की योजना बनाते समय क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो इसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। ठीक है, जो हमने ऊपर देखे, सभी पोषक तत्व आरडीए के अनुसार हो। ठीक है, यानी एक तो पोषक तत्व प्लस में जितनी आवश्यकता है उतनी और प्लस कुछ अतिरिक्त। ठीक है, पोषक तत्व उचित अनुपात में हो और अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा भी उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो ये अच्छे स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाते हैं, यानी आप अच्छा पोषक तत्व लेंगे, संतुलित आहार लेंगे, तो आपके शरीर की प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो इससे आप देखेंगे शरीर की लंबाई और उम्र के अनुसार उचित जो शारीरिक वजन बनाए रखे, यानी जितनी आपकी उम्र बढ़ रही है, जिस हिसाब से आपकी हाइट बढ़ रही है, उसी के अनुसार आपका वेट भी बढ़े, तो अगर आप संतुलित आहार लेंगे तो ये चीज आपके कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है किशोरों में डाइटिंग की समस्या काफी दिखाई पड़ती है, बताइए। तो देखिए किशोरों में मोटापा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है आज के टाइम में। अक्सर देखा जाता है कि सामान्य वजन वाले किशोर की डाइटिंग करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि पतला होना फैशन है, कोई ज्यादा मोटा हो गया तो खाना कम कर देगा,
डाइटिंग करके कि भाई हम पतले हो जाएंगे, ठीक है। मीडिया से भी किशोरों को शरीर का वजन कम करने से संदेश मिलते हैं, लेकिन बिना विशेषज्ञों की देखरेख के डाइटिंग करना हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए भाई जब भी डाइटिंग करें तो किसी डॉक्टर से सलाह ले लें कि भाई कौन से पोषक तत्व चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है भाई, उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है, बीमार भी पड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार किशोर को समस्या के प्रति जागरूक किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, डाइट शब्द के बजाय स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। डाइट का मतलब भाई खाना पीना छोड़ दो, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि भाई क्या चीजें खानी है, क्या चीजें स्वस्थ हैं। तो जीवन में आप देखेंगे नियमित रूप से स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए भाई। स्वस्थ जीवन शैली, व्यायाम करो, ठीक है, रोज सुबह जॉगिंग वगैरह करो, ठीक है, और जो स्वस्थ और संतुलित आहार है उसको आप लो, ठीक है। भोजन संबंधी अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए, ठीक है। तो भोजन जो है अच्छा भोजन करना चाहिए, जैसे आप देखेंगे कच्चे फल हो गए, सब्जियां हो गई, पोषक तत्व, तो ये जिनमें होते हैं वो वाले भोजन आपको करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि को भोजन के साथ जरूरी बताना चाहिए, यानी नियमित व्यायाम, आप अगर पोषक तत्व ले रहे हैं उसके साथ नियमित व्यायाम भी जरूरी है, तब आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में उत्पन्न होने वाले खान पान संबंधी गलत व्यवहारिक आदतों के बारे में विस्तार से बताइए, ठीक है। तो देखिए, किशोर अवस्था में खान संबंधी बहुत सारी गलत बच्चे जो होते हैं व्यवहार करते हैं, बहुत गलत चीजें खाते हैं। तो किशोर अवस्था वह अवस्था होती है जब बच्चे तेजी से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों से गुजरते हैं। तो इसी समय आप देखेंगे खान पान संबंधी कई प्रकार की गलत आदतें भी विकसित हो जाती हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे एनोक्रिजिया नॉर्वेसा, ठीक है। तो यह एक गंभीर खान पान संबंधित विकार है। किशोर अपनी शारीरिक छवि को लेकर अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं और खुद को मोटा समझने लगते हैं। इसके कारण वे भोजन कम कर देते हैं, जिससे कुपोषण या आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो अत्यधिक वजन कम होने का यह स्थिति जीवन घातक भी हो सकती है, ठीक है। यानी आप क्या करते हैं भाई, देखते हैं और आपको लगता है, स्वयं ऐसा महसूस होता है इस अविकार के अंदर, इस विकार के अंदर, कि भाई मैं मोटा दिख रहा हूं, और फिर मोटा दिखने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि भाई खाना पीना कम कर देते हैं और कोई जरूरी सलाह नहीं लेते। तो उससे क्या होता है भाई, उनके शरीर में जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो नहीं पहुंच पाते, और जिससे आप देखेंगे वो बीमार होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप ऐसा कुछ करें तो एक चिकित्सक की सलाह जरूर लें, ठीक है, अगर आपको ऐसा विचार आते हैं तो। बुलिमिया, तो बुलीमिया क्या होता है, इस विकार में किशोर अपनी शारीरिक छवि से संतुष्ट नहीं रहते हैं। वे वजन घटाने के असफल प्रयासों के बाद बार बार अत्यधिक भोजन करते हैं। अधिक भोजन करने पर उल्टी करके उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे भाई उनकी वो अपनी छवि जो होती है, जो उनका शरीर होता है, उससे संतुष्ट नहीं होते। तो वो क्या करते हैं भाई, पहले तो वजन घटाने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा खाने लगते हैं, और जब वो खाने लगते हैं तो देखते हैं वो उल्टी भी करके उसे बाहर निकालते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, उनका शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका शरीर जो होता है और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे शरीर में ऐंठन आ जाएगी, गुर्दे की खराबी हो सकती है, हृदय गति का असमान होना, दांतों में विकार होना। तो ये सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, अगर बच्चे को ढंग से ना समझाया जाए इस बीमारी के बारे में तो, ठीक है। तो बचाव के उपाय क्या हैं, तो किशोरों को अपनी शारीरिक छवि से संतुष्ट होना चाहिए भाई, जिसका जैसा शरीर हो उसे संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। अगर उसको लगता है कुछ बदलाव किया जा सकता है तो चिकित्सक की सलाह लें, और जरूरी जो रूटीन है उसको फॉलो करें, ठीक है। स्वयं को सम्मान और महत्व देना चाहिए। तो आपके शरीर की बनावट जैसी भाई, अपने को सम्मान दें, ठीक है, और उसको महत्व दें। हमेशा संतुलित आहार और पर्याप्त मात्रा में रेशा फाइबर लेना चाहिए, ठीक है। तो संतुलित आहार लेना चाहिए, फल वगैरह, सब्जियां वगैरह खानी चाहिए हरे। सकारात्मक सोच और सक्रिय जीवन शैली अपनानी चाहिए। तो सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए और जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, रहन सहन अच्छा होना चाहिए, खान पीन अच्छा होना चाहिए। तो किशोर अवस्था में सही खान पान और सकारात्मक सोच अपनाकर विकारों से बचा जा सकता है और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना भाई, अच्छी सोच रखनी, सकारात्मक सोच, अच्छा खाना खाना है, तो आप स्वस्थ रहेंगे अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में अनीमिया के मामलों में काफी बढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इस कथन को स्पष्ट करें, ठीक है, कि एनीमिया ज्यादातर किशोरों में देखने को मिलता है, क्या कारण है। तो देखिए, किशोर अवस्था में एनीमिया का प्रभाव विशेष रूप से देखा जाता है। लड़कियों में यह समस्या लड़कों की तुलना में अधिक पाई जाती है। इसका मेन कारण है, देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी, अपर्याप्त और असंतुलित आहार, ठीक है ना। तो गरीबी बहुत ज्यादा है, तो भाई प्रयोग पोषक तत्व हर किसी के लिए ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तथा कुछ विशेष बीमारियों के कारण किशोरों में एनीमिया मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं है, कोई उनको शिक्षित करने वाला, बताने वाला नहीं है कि भाई किन चीजों की वजह से ये समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई किन कारणों से बीमारी हो रही है, ठीक है। और बाद में आप देखेंगे कोई और भी बीमारियां होती है जो इनसे संबंधित होती हैं, तो उनकी वजह से भी कई बार एनीमिया हो जाता
जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, इसलिए आप देखेंगे बहुत तेजी से किशोरों में जो है एनीमिया की समस्या बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है एनीमिया बढ़ने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए लोहत्व की कमी वाले भोजन, यानी जो आयरन होता है वो आप देखते हैं बहुत कम लोग भोजन में लेते हैं क्योंकि उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। गरीबी और पोषण की कमी, तो देश के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा है, एक जैसा ही भोजन आप देखते हैं लोग करते हैं, ठीक है, विशेष पोषक तत्व नहीं लेते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, तो भाई स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं कि कोई उनको बता सके, जहां पर वो अपनी परेशानी बताए उनका इलाज किया जा सके। ठीक है, किशोर अवस्था में शारीरिक वृद्धि की अधिक आवश्यकता होती है। भाई किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी शारीरिक वृद्धि हो रही होती है और उस हिसाब से उनको उतने पोषण तत्व नहीं मिल पाते, जो पोषक तत्व नहीं मिलते तो ऐसी बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रोकथाम के उपाय क्या हैं। तो देखिए लोह तत्व युक्त आहार का सेवन, हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटा अनाज, दालें, मांसाहारी भोजन आदि खाएं। स्कूल में आयरन सप्लीमेंट का नियमित वितरण जो किया जाता है उसको लें। ठीक है, जनसंचार माध्यमों और कार्यक्रमों के द्वारा एनीमिया के बारे में जागरूकता फैलाएं कि भाई किन कारणों से होती है, तो ये अगर बच्चे को पता लगेगा तो वो इसके बारे में समझेंगे। संतुलित आहार व पोषण शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो संतुलित और आहार होना चाहिए, पोषण युक्त होना चाहिए, ये शिक्षा भी बच्चों तक पहुंचाई जानी चाहिए। ठीक है, तो वो इन सब चीजों को समझेंगे तो इन बीमारियों से निपटा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है खाद्य वर्ग के प्रयोग से संतुलित भोजन की योजना बनाना किस प्रकार सरल हो जाता है, स्पष्ट रूप से समझाइए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाद्य वर्ग के प्रयोग से आप संतुलित भोजन की योजना बना सकते हैं जो सरल होता है, क्योंकि इससे सभी प्रकार के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो आपको उस भोजन में मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक खाद्य वर्ग से उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ चुनने पर शरीर ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज संतुलित रूप से मिलता है। ठीक है, आपने अगर एक अच्छा खाद्य वर्ग बनाया है जिसमें आपने हर एक चीज रखी हुई है जिससे आपको ऊर्जा मिल रही है, प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, आपका जो शरीर है, ठीक है, वो संतुलित आहार लेगा और वो अच्छा विकास करेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं अनाज और दालें पर्याप्त मात्रा में, फल व सब्जियां भरपूर मात्रा में, दूध व मांस सीमित मात्रा में तथा तेल और शक्कर अल्प मात्रा में लेने से आहार संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए भाई, इन चीजों को अपनाना चाहिए कि भाई जो अनाज और दालें हैं वो तो पर्याप्त मात्रा में लें, फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में, दूध मांस सीमित मात्रा में, तेल और शक्कर अल्प मात्रा में। ठीक है, तो ये अगर आप स्वास्थ्य वर्धक चीजें खाएंगे तो आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है मानव संसाधनों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो देखिए मानव संसाधन से तात्पर्य व्यक्ति के ज्ञान, ऊर्जा, कौशल और क्षमता से होता है। ठीक है, तो मानव संसाधन कब है, जब वो ज्ञानी है, उसके अंदर काम करने की ऊर्जा है, उसको कौशल आता है और ये सारी क्षमता जो है वो अपने काम करने में यूज कर रहा है। ठीक है, तो जिनका प्रयोग किसी भी कार्य या लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जिस व्यक्ति के अंदर चीजें हैं तो वो किसी भी काम और लक्ष्य को आसानी से पूरा कर सकता है। ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, कार्य करने के लिए आप देखते हैं ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसे सही ढंग से करने के लिए कौशल भी चाहिए होता है। तो अगर ये चीजें किसी एक व्यक्ति के अंदर है तो वो मानव संसाधन कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं एक शिक्षक अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग विद्यार्थियों को शिक्षित करने में करता है। ठीक है, एक किसान अपनी मेहनत, ऊर्जा, अनुभव का उपयोग खेत में खेती करने के लिए करता है। ठीक है, और इसी प्रकार हर व्यक्ति के पास मौजूदा ज्ञान, कौशल और ऊर्जा उसके मानव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के अंदर अगर ज्ञान है, कौशल है, ऊर्जा है तो वो उसका मानव संसाधन है। ठीक है, तो जिससे वो क्या कर सकता है भाई, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए, ठीक है, अपने घर परिवार को चलाने के लिए काम कर सकता है। संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए संसाधन प्रबंधन का अर्थ है सभी संसाधन सीमित होते हैं इसलिए उनका सही उपयोग जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी संसाधन हैं वो सारे सीमित हैं तो उनको हमें सही से उपयोग करना चाहिए। लक्ष्य और उद्देश्यों को शीघ्र और दक्षता से पाने के लिए संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक होता है। तो भाई आपने कुछ लक्ष्य बना रखे हैं, आपके कुछ उद्देश्य हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब वो लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है और बहुत ही ज्यादा शीघ्र और दक्षता से पाना होता है तो आप क्या करते हैं, पहले मैनेजमेंट करते हैं, संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, और आपके पास पैसे कम हैं तो आप क्या करेंगे, किन चीजों को ज्यादा महत्व देंगे, तो इसे ही क्या कहा जाता है, संसाधन प्रबंधन। ठीक है, कि आप कॉपी पे, पेन पे, किताबों पे,
ठीक है, या ट्यूशन पे, किस पे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं और आपके पास पैसे कम हैं, तो आप उस संसाधन यानी जो पैसा है, जो आपका संसाधन है, उसे आप कहाँ लगाएंगे जिससे आपको ज्यादा जो है फायदा मिल सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, संसाधनों का प्रबंधन कहते हैं। संसाधनों के दुरुपयोग और बर्बादी रोकने के लिए प्रबंधन करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि संसाधन जो होते हैं सीमित होते हैं, अगर आप उनका दुरुपयोग करेंगे वो खत्म हो जाएंगे, तो जो भी आपने लक्ष्य बनाए हुए हैं, जो भी आपने उद्देश्य बनाए हुए हैं, वो पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो प्रभावी प्रबंधन से धन, समय आदि का उपयोग सही दिशा में होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो भी संसाधन है, ठीक है, तो अगर आप उनका सही उपयोग करेंगे तो इससे आपका धन भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा और आप काम भी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, बेहतर परिणाम मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों की जानकारी दीजिए और प्रत्येक चरण को स्पष्ट करने हेतु एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो देखिए, प्रबंधन प्रक्रिया के 5 प्रमुख चरण होते हैं, प्रत्येक चरण का अपना महत्व है, तो उदाहरणों से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, नियोजन करना पड़ता है, यानी कार्य करने की योजना बनानी पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर कोई भी एक वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, एक योजना बनानी पड़ेगी, भाई किस तरह से हमें वार्षिकोत्सव मनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नियोजन के बाद क्या करेंगे भाई, योजना बनाएंगे, आवश्यक संसाधनों को एकत्रित कर व्यवस्थित करना, ठीक है। तो आयोजन में क्या होगा, पहले तो नियोजन था भाई, कैसे करेंगे, फिर आयोजन करने के लिए जिन जिन संसाधनों की जरूरत है उन संसाधनों को इकट्ठा करेंगे, जैसे स्थान हो गया, सजावट हो गई, अतिथियों की व्यवस्था करना हो गया, ठीक है। फिर ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी, जब आयोजन हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रियान्वयन, ठीक है। जिस टाइम ये आयोजन हो रहा होगा तो उस समय आपको योजना के अनुसार कार्य करना होगा, ठीक है। जैसे कार्यक्रम का संचालन, ठीक है ना, मंच कौन संभालेगा, ठीक है, अतिथियों का स्वागत कौन करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं किसके अंदर आती हैं, क्रियान्वयन के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर नियंत्रण आता है, निगरानी रखना कि भाई जो भी हमने काम देखा बना शुरू किया है, कार्यान्वयन शुरू किया है, वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नियंत्रण करना, ठीक है ना, कार्य की निगरानी करना। मान लीजिए जैसे अतिरिक्त अतिथियों के लिए व्यवस्था करना, ठीक है, जितने लोगों की जरूरत, आपने मैनेजमेंट किया था उससे ज्यादा लोग आ गए, तो आप निगरानी रखनी पड़ेगी भाई, एक्स्ट्रा को कैसे एडजस्ट किया जाए। फिर लास्ट में क्या होता है, जब काम कंप्लीट हो जाता है तो मूल्यांकन करना, कार्य की सफलता का अवलोकन करना, उदाहरण कार्यक्रम के बाद समीक्षा करना कि भाई हमने काम जब योजना बना नियोजन किया था, योजना बनाई थी, जब हमने क्रियान्वयन किया, ठीक है, और जब नियंत्रण हुआ तो उन सब चीजों में क्या कमियां रह गई, कहां पर कमी रह गई, उसका मूल्यांकन करना और उनको कैसे फिर बाद में ठीक किया जा सकता है। तो ये जो होते हैं आप प्रबंधन के 5 चरण होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संसाधन को 3 विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करें और प्रत्येक संसाधन की परिभाषा बताएं और दो दो उदाहरण भी दें, ठीक है। तो देखिए, संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मानव एवं गैर मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्या है, ऐसे साधन जो मनुष्य के ज्ञान, कौशल, ऊर्जा और श्रम से जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मानव संसाधन। यानी मानव खुद क्या होता है, संसाधन के रूप में विकसित होता है। जैसे शिक्षक का ज्ञान हो गया, इंजीनियर का कौशल हो गया, तो ये क्या है, मानव संसाधन है, ठीक है। गैर मानव संसाधन क्या होते हैं, तो ये भौतिक वस्तुएं या साधन जो हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। तो ये भौतिक साधन होते हैं जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, जैसे पैसा हो गया, भवन हो गया, कपड़े हो गए, तो ये गैर मानव संसाधन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं साझे संसाधन क्या है, तो व्यक्तिगत संसाधन किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले, यानी जिस पर किसी एक व्यक्ति का हक होता है, जैसे घर हो गया या बैग हो गया, ठीक है। साझे संसाधन सामूहिक रूप से उपयोग किए जाने वाले साधन, यानी सबके होते हैं, एक समाज में जो लोग रह रहे होते हैं, जैसे पार्क हो गया या सामुदायिक मंदिर हो गया, तो वो सबका होता है, ठीक है। फिर आते हैं प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे जलवायु, ठीक है। और उसके बाद आपके सामुदायिक संसाधन समाज, सरकार द्वारा सभी के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधन होते हैं, जैसे सड़कें हो गई, अस्पताल हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रेशे से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो रेशे सभी वस्त्रों की मूल इकाई होते हैं। तो जितने भी वस्त्र बनते हैं वो सारे वस्त्र जो हैं रेशों से बनते हैं, ठीक है। धागे नुमा पतले और लंबे तंतु होते हैं जिन्हें कपड़े, रस्सी और अन्य वस्त्र सामग्री बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो रेशे से ही आप देखेंगे सारे, चाहे कपड़े हो गए, रस्सी हो गए, या कोई भी वस्त्र हो गया, वस्त्र से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो सारी रेशों से ही बनती हैं। तो रेशे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक रेशा, ये प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, ऊन हो गया, रेशम, तो ये प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके कृत्रिम रेशे, इसमें ये रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, रेयान हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके कृत्रिम रेशे आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से ही जो है सामान बनते हैं। नेक्स्ट है, सूत और धागे में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सूत क्या होता है, तो रेशों को मिलाकर काता गया लंबा तंतु जिसे कपड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रेशे से क्या होता है भाई, रेशे को काट के इकट्ठा करके, ठीक है ना, लंबा बना दिया जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो सूत कहते हैं, ठीक है।
सूत और धागा क्या होता है, तो सूत को मोड़कर और मजबूत बनाकर बनाया गया उत्पाद जिसे कपड़े को जोड़ने या सिलाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है भाई ये कपड़ा होता है और इस कपड़े में सिलाई करने के लिए एक धागे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो सूत होता है वो रेशों से मिलकर बनता है। ठीक है ना, तो रेशों से मिलकर बनता है। ठीक है, ऐसे ही सूत जो होता है आपका, सूत को क्या करते हैं भाई, मोड़कर एक धागे के रूप में डेवलप करते हैं जिससे इस कपड़े को सिला जाता है। ठीक है, कपड़े का निर्माण होता है सूत से, बुनाई हो गया बुनकर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कपड़ों को सिलाई, कपड़े जोड़ने और कढ़ाई में किया जाता है। ठीक है, तो मूल रूप से कच्चा धागे नुमा होता है, ये परिष्कृत रूप से तैयार धागा होता है। ठीक है, तो ये इनके बीच में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग किसे कहते हैं, रंगाई प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, रंग किसी भी तंतु, सूत या वस्त्र को रंगने के लिए जो भी प्रयुक्त प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ को रंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं जो भी आपके पास कपड़ा होता है उसके कलर में चेंज आ जाता है, जैसे हल्दी हो गई, नील हो गया, पॉलिस्टर डाई हो गई, तो ये सारे क्या होते हैं, रंग होते हैं जो कपड़े का जो स्वरूप होता है उसको बदल देते हैं। रंगाई की प्रक्रिया वस्त्र, सूत या तंतु पर रंग चढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली विधि को रंगाई कहते हैं, अर्थात यह प्रक्रिया है जिसमें कपड़े को स्थायी रंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो भी कपड़ा हो गया आपका, धागा हो गया, उसको कलर कर दिया जाता है, तो उसे रंगाई कहते हैं। ठीक है, कपड़ा उत्पादन में बुनाई का क्या महत्व, ताना बाना और शेडिंग को समझाइए। तो कपड़े उत्पादन में अगर आप देखेंगे बुनाई का बहुत ज्यादा महत्व होता है। बुनाई वस्त्र निर्माण की मुख्य एवं प्राचीनतम विधि है। ठीक है, बुनाई से ही पहले कपड़ों का निर्माण किया जाता था। इससे कपड़े को मजबूती, लचीलापन और टिकाऊपन मिलता है। बुनाई के माध्यम से अलग अलग आप देखते हैं डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं। तो कपड़े में आपने देखा होगा भाई बहुत सारे पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के। यह कताई के बाद वस्त्र निर्माण की सबसे आवश्यक प्रक्रिया है। ठीक है, तो जब आप देखते हैं कताई की जाती है वस्त्र की, और उसके बाद जब वस्त्र को बनाना होता है, ठीक है ना, ये कताई होती है और कताई के बाद फिर वस्त्र निर्माण होता है। तो ये कताई के बाद की जो है प्रक्रिया होती है बुनाई। ठीक है, ताना क्या होता है, करघे पर पीछे से आगे की ओर लंबाई में समांतर लगाए गए धागों को ताना कहते हैं। ये कपड़े का मुख्य आधार होता है। ठीक है, जो कपड़े को क्या करता है, बनाया जाता है, तब क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर बाना क्या होता है, ताने के आर पार बुने जाने वाले धागे को बाना कहते हैं। ये कतने के साथ मिलकर कपड़े की संरचना पूरी करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखते हैं ऐसे करके जो बनाया जाता है, तो वो क्या होता है, बाना होता है। शेडिंग क्या होती है, बुनाई की यह प्रक्रिया जिसमें करघे पर लगे ताने के कुछ धागों को ऊपर नीचे उठाया जाता है। इसका उद्देश्य कपड़े में डिजाइन और पैटर्न, ठीक है, तो आपने कपड़े में देखा होगा ना जो बनाया जाता है कि इस तरह से जो डिजाइन बन जाते हैं। ठीक है, या इस तरह से जो डिजाइन बनाए जाते हैं, इस तरह से डिजाइन बनाए जाते हैं, तो ये सारी क्या होती है, शेडिंग होती है, शेडिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऊनी वस्त्रों के ऊनी रेशे की वस्त्रों के लिए उपयोगिता का उल्लेख करें। ठीक है, तो ऊनी रेशे की वस्त्रों के लिए उपयोगिता जो है, ऊनी वस्त्र ताप के कुचालक होते हैं, इसलिए उन्हें सर्दियों में पहना जाता है। ठीक है, तो ये गर्मी देते हैं। इसमें सिलवटें नहीं पड़ती जिससे ये लंबे समय तक अच्छे बने रहते हैं। इन्हें कम धोने और कम इस्त्री करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, विशेष परीक्षक द्वारा ऊनी वस्त्रों को सिकुड़ और रोधी बनाया जाता है। ठीक है, तो विशेष प्रकार के जो है तत्वों से इसको धोया जाता है ताकि ये सिकुड़े ना। उचित परीक्षण से इनमें कीड़ा लगने का डर भी नहीं रहता, जिससे इनका रखरखाव आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से इसको रखेंगे तो इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते, तो इसको रखरखाव करना भी आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेशम के रेशे के वस्त्रों के लिए उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो रेशम के वस्त्रों की बात करें तो रेशम सुंदर, आकर्षक, कोमल, महंगा वस्त्र है, इसलिए विशेष अवसरों पर अधिक उपयोग होता है। यह तापमान का कुचालक होता है, इसलिए सर्दियों में गर्म रखता है। रेशमी वस्त्रों में आप देखेंगे चमक लचक होती है, जिन्हें से आपको ये आकर्षक दिखाई देते हैं। ठीक है, ये रेशमी वस्त्रों पर रंग आसानी से चढ़ते हैं और ये रंग लंबे समय तक टिके रहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं, इसलिए बार बार इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यह वस्त्र बहुत हल्के और आरामदायक होते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे रेशम के वस्त्रों की विशेषता है। नेक्स्ट है वस्त्रों में परिसज्जा का महत्व बताइए। ठीक है, तो देखिए वस्त्रों में परिसज्जा का क्या महत्व है, वस्त्र निर्माण की अंतिम प्रक्रिया को परिसज्जा कहते हैं। यानी जब वस्त्र पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसको और ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए उसमें परिसज्जा की जाती है। ठीक है, जिसमें कपड़े के बाहरी रूप को आकर्षक और उपयोग योग्य बनाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कताई और बुनाई के बाद कपड़ा जब गंदा, मैला और खुरदरा दिखाई देता है तो उसे प्रिय वस्त्र कहा जाता है। ठीक है, यानी जब कपड़ा तैयार होता है उसके बाद आप देखेंगे कपड़ा उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजों के प्रोसेस के बाद गुजरता है, तो वो उतना अच्छा दिखाई नहीं देता। इसलिए क्या करना पड़ता है भाई, इसको थोड़ा चमकाना पड़ता है। तो इस स्थिति में कपड़ा आकर्षक नहीं होता, इसलिए कोई भी उपभोक्ता इसे खरीदना पसंद नहीं करता। तो परिसज्जा की प्रक्रिया कपड़े के साफ सुथरा, मुलायम और सुंदर बनाती है। ठीक है, तो जब परिसज्जा की जाती है तो कपड़ा आपको साफ सुथरा, मुलायम और बिल्कुल आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे वस्त्र उपभोक्ता की पसंद और उपयोग के अनुरूप हो जाते हैं। तो अब ये वस्त्र अच्छा लगता है देखने में, तो इसको ग्राहक आसानी से खरीद भी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऊन की बुनाई से आप क्या समझते हैं, निटिंग वाले कपड़े की वस्त्रों के लिए उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ऊन की बुनाई या निटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें सुइयों द्वारा ताना और बाना के धागों को आपस में
आप देखेंगे फंदों के गूंथ कर कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जैसे पहले दादी वगैरह होती थी ना, स्वेटर वगैरह बुनती थी, तो उस तरह से आप देखेंगे कपड़ा जो है बुना जाता है। तो निटिंग वाले कपड़े के वस्त्रों की उपयोगिता क्या होती है? निटिंग से बने कपड़े तेजी से तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, इनमें फंदे होने के कारण अधिक लचक होती है। आप देखेंगे ये कपड़े सुनमय और आरामदायक होते हैं, इसलिए अंदर पहनने वाले वस्त्र जैसे बनियान, अंडरवियर, जुराबें बनाने में उपयोगी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ये सरंध्र होते हैं, जिसमें इनमें वायु का आगमन जो है आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो आसानी से हवा आती और जाती रहती है इसके अंदर। निटिंग वाले कपड़े खेलकूद और व्यायाम के दौरान पहनने जाने वाले वस्त्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं भाई, हल्के होते हैं थोड़े, और क्या होता है इसमें हवा वगैरह आसानी से आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये आप देखेंगे स्पोर्ट्स के लिए इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जाल व लेस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जाल क्या होता है? ये खुले जालीदार कपड़े होते हैं जिसमें सूतों के बीच ज्यामितीय अंतराल होता है। ठीक है, तो जाल वाले आपने कपड़े देखे होंगे ना, इस तरह से बने होते हैं जाल वाले कपड़े, वो होते हैं। ये सजावटी कपड़ा होता है, लेस जो होता है, जिसमें सूत के जाल पर सूक्ष्म डिजाइन बनाए जाते हैं। वैसे आपने देखा कपड़े होते हैं ना, कपड़ों में छोटा छोटा डिजाइन बनाया जाता है, उसे लेस कहते हैं। ठीक है, बनाने की विधि सूत को हाथ या मशीन से आपस में गांठ बांधकर बनाया जाता है। ठीक है, और वहीं जब सूत बटने, अंतर बुनाई, आर पार बुनाई या गांठ बंधने की मिश्रित प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उसी टाइम बना दिया जाता है, उसके बाद भी उस पर इसे बनाया जा सकता है। तो विशेषता सिर्फ जाली बनती है, सजावट नहीं होती। तो इसमें सिर्फ देखेंगे आप कपड़ा होता है, इसमें सजावट नहीं की जाती, लेकिन जब उसमें लेस लगा दिया जाता है यानी सजावटी और आकर्षक डिजाइन तैयार होता है, जब इसमें लेस वगैरह लग जाता है तो ये और ज्यादा आपको सुंदर दिखाई देता है। इसमें आप देखेंगे मच्छरदानी, जालीदार कपड़े आदि बनाने में यूज होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे पर्दे हो गए, मेज पोस्ट हो गया, कपड़े की किनारी, सजावटी वस्त्र आदि बनाने में उपयोग होता है, जिससे डिजाइन से वो लेस जो लगा दिए जाते हैं तो कपड़ा थोड़ा और ज्यादा सुंदर देखने को लगता है। तो इसमें देखेंगे आप साधारण जाल होता है जो बना दिया जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे ब्रेड लेस लगाए जाते हैं, क्रोसिया लेस होता है, सटल लेस होते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशे को सूत में परिवर्तित करने के चरण समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है भाई, सफाई होती है। तो प्राकृतिक रेशों में बीज, पत्तियां, टहनियां और गंदगी जैसी अशुद्धियां होती हैं। जब इनको प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है तो इन्हें हटाकर रेशों को अलग अलग लैब्स में बदला जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, सफाई की जाती है जो भी हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुनी बनाया जाता है। तो लैब्स को खोलकर सीधा किया जाता है। ठीक है, और इसे धुनना और झाड़ना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको जब सफाई कर दी जाती है तो उसको एक लंबा बनाया जाता है। ठीक है ना, खोलकर सीधा किया जाता है, लंबा किया जाता है। तनुकरण तानना, ठीक है, रेशे को लंबे तंतुओं में बदलकर समान रूप से सीधा किया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है भाई, पहले सफाई कर दी गई, ठीक है, फिर उसको ऐसे खोल दिया गया, फिर इनको क्या किया जाता है, एक लंबाई दी जाती है। तो कई पुनियों को मिलाकर ताना जाता है ताकि वे लंबी और समान हो सके। ठीक है, लंबा किया जाता है। फिर बटन, रेशों को आपस में गूंथ कर ट्विस्ट मजबूती की जाती है। उसके बाद आप देखेंगे इनको क्या किया जाता है भाई, आपस में ऐसे क्या होता है, गूंथा जाता है इनको। ठीक है ना, एक के साथ एक। फिर उसके बाद आप देखते हैं सूत निर्माण होता है। तो रेशों को और फैलाकर वंचित मोटाई को सूत बनाया जाता है। तो ठीक है, तो इसको जितना आपको मोटा चाहिए होता है उतना मोटा बनाया जाता है। ठीक है, इनको गूंथा जाता है। ठीक है ना, गूंथने के बाद उसके बाद क्या किया जाता है, इनको एक मोटाई के रूप में, जितनी मोटाई चाहिए होती है उतनी मोटाई में इसको सूत को बनाया जाता है। फिर इन्हें शंकु कोण या गुंडों पर लपेट कर उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। फिर ठीक है, आपने देखा होगा इस तरह से रोल होते हैं। ठीक है, इस तरह से रोल में जो है धागे को जो है वो लपेट दिया जाता है। ठीक है, रेयान तथा नलायन नैलॉन का उल्लेख करें। ठीक है, रेयान और नायलॉन का उल्लेख करना है। तो रेयान क्या होते हैं, रेयान पल्प सेल्यूलोज से बना एक मानव निर्मित तंतु होता है। इसे कपड़े उद्योग में कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रेशे के गुणों से मिलता जुलता है। तो आपको देखने में बिल्कुल ये प्राकृतिक रेशे जैसा दिखता है, रेयान जो होता है। इसमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। तो कपास की अपेक्षा कम ताप सहन कर पाता है, इसलिए इस्त्री करते समय सावधानी जरूरी होती है। ठीक है, तो बड़ी जल्दी हीट के संपर्क में आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है जब इस पे इस्त्री की जाती है। नायलॉन क्या होता है, तो नायलॉन पहला कृत्रिम सिंथेटिक रेशा है। यह एक तपस्क्रिया रासायनिक तंतु है। इसे आवश्यकता अनुसार अलग अलग रूपों में बनाया जा सकता है। तो जैसी जरूरत है उसके हिसाब से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके तंतु मजबूत, हल्के और लचीले होते हैं। ठीक है, इनमें सिकुड़न नहीं होती है और यह पानी को सोखते भी नहीं है। ठीक है, और साथ ही तंतु चमकदार, चिकने, ताप को प्रभावित करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है संचार माध्यम के द्वारा किस प्रकार शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो संचार माध्यम ने शिक्षा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं और बहुत ज्यादा आज के टाइम में आप देखेंगे जो संचार के माध्यम है शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी हैं। तो इसमें आप देखेंगे शिक्षण में दृश्य और श्राव्य सामग्री का प्रयोग कर विषय को अधिक रोचक बनाया जा सकता है। स्थानीय भाषा और नए अनुभवों को जोड़कर शिक्षा
छात्रों के लिए सुगम और सार्थक बनाई जा सकती है। ठीक है, यानी आज के टाइम में आप देखेंगे कि शिक्षा को दृश्य और श्राव्य दोनों माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और आज के टाइम में आप देखेंगे अपनी भाषा में भी बहुत सारे जो विषय हैं उनको शामिल किया गया है। उन अपनी भाषा के आधार पर ही जो चीजों को बताया जाता है, तो इससे सीखने वाले को भी आसानी होती है। ठीक है, क्रियापरक और अनुदेशात्मक सामग्री जैसे वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, कैसेट हो गए और डिस्क का प्रयोग कर शिक्षा को और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो आज के टाइम में आप देखेंगे भाई वीडियो हो गई, इंटरनेट पर यूट्यूब वगैरह हो गए, तो इनसे शिक्षा को और ज्यादा जो है आसान बना दिया गया है। ठीक है, इससे विद्यार्थी को विषय की अधिक स्पष्टता और स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। तो इससे आसानी से विद्यार्थी सीख लेता है और चीजों को समझ भी लेता है। ठीक है, तो इससे आप देखेंगे विद्यार्थी को बहुत ज्यादा आसानी होती है विषय को समझने में। संबंध इंद्रियों की संख्या के आधार पर संचार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए संवृद्ध इंद्रियों की संख्या के आधार पर संचार के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है श्रव्य संचार। इसमें केवल सुनने की इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको पता है रेडियो, भाषण, टेलीफोन, सीडी प्लेयर, तो ये सारे क्या है, श्राव्य संचार हैं। सेकंड आपका दृश्य संचार है। इसमें केवल देखने की इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे संकेत देखे होंगे आपने, रोड वगैरह पे लगाए जाते हैं, प्रतीक हो गया, चार्ट बना दिया जाता है, पोस्टर बना दिया जाता है, तो इन्हें दृश्य संचार कहते हैं। ठीक है, थर्ड जो होता है वो दृश्य और श्राव्य संचार दोनों होते हैं। इसमें देखने और सुनने दोनों की इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन देखते हैं आप, मल्टीमीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये सारे क्या हैं आपके दृश्य और श्राव्य संचार के साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह प्रौद्योगिकी के लाभों को विस्तार से बताइए। ठीक है, तो देखिए उपग्रह जो प्रौद्योगिकी है ना, आधुनिक जीवन को कई क्षेत्रों में लाभ पहुंचाया है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे सुदूर संवेदन, उपग्रह किसी दूरस्थ वस्तु या क्षेत्र को पकड़ने में सक्षम है। इसे आंकड़े तेजी से और बार बार एकत्रित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं आज के टाइम में जो गूगल मैप वगैरह हो गए। ठीक है, सेकंड है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, मौसम की जानकारी, कृषि की स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों का चित्र प्रतिबिंब लेने में सहायक है। ठीक है, कि भाई किस क्षेत्र में मौसम कैसा है, ठीक है ना, कृषि की स्थिति क्या है, प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, तो ये चीजों की जानकारी लेना आसान हो गया है। तो ये किसानों और वैज्ञानिकों के लिए काफी उपयोगी है, तो अच्छे से वो रिसर्च कर पाते हैं हर चीज के ऊपर। अंतरिक्ष अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान, तो भारतीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भारत ने भी इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान के उन्नत प्रयोग संभव है। तो भारत भी देख रहा है भाई अंतरिक्ष के बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करता है। ठीक है, तो ये भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है उपग्रह प्रौद्योगिकी। ठीक है, दूरसंचार और प्रसारण सेवा के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। उपग्रह के कारण उच्च गुणवत्ता वाली दूरसंचार प्रणाली उपलब्ध हुई है। भारत विश्व स्तर पर एक बेहतर वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा बना है। ठीक है, तो उपग्रह आपने देखे होंगे हर एक देश जो है ऊपर उपग्रह सैटेलाइट छोड़ता है। ठीक है ना, उसके माध्यम से बहुत ज्यादा चीजों की जो है बहुत सारा प्रसारण किया जाता है, चाहे टीवी हो गया, चाहे इंटरनेट के जो भी आप संचार देखते हैं, जो भी प्रसार देखते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो इससे क्या हो गया भाई कि बहुत ज्यादा आसान हो गया लोगों को चीजों के बारे में जानना। ठीक है, तो भारत ने भी ऐसी बहुत सारी तकनीकें विकसित कर ली हैं। भारत के बहुत सारे उपग्रह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दुर्गम और सीमा क्षेत्र का विकास, तो दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों तक विकास पहुंच आसान हुई है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, संचार सुविधा इन क्षेत्रों तक पहुंच सकी है। ठीक है, जो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार को पहुंचाना मुश्किल था, तो इनके माध्यम से आप देखते हैं कि उन क्षेत्रों में भी इन सब चीजों का विकास धीरे धीरे होने लगा है। आपदा प्रबंधन में उपयोगी है, जैसे चक्रवात हो गया, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी या पूर्व चेतावनी देने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो जो भी प्राकृतिक आपदा होती है तो इनके माध्यम से हमें कुछ समय पहले जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है संसाधनों के संरक्षण और बचाव कार्य में मदद मिलती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं भाई, तैयारी कर लेते हैं और जो भी प्राकृतिक आपदा आने वाली अगर पता लग जाता है तो उससे काफी बचाव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अंतर संस्था संचार व अंतरा संस्था संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अंतरा संस्थान संचार और अंतर संस्था संचार होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अंतरा जो संस्था संचार है, एक ही संस्था के लोगों के बीच कार्य और संबंधों को निभाने के दृष्टिकोण से किया जाने वाला संचार, यानी एक संस्था के अंदर ही जो भी लोग कार्य कर रहे होते हैं उनके बीच में जो संचार होता है उसे हम कहते हैं अंतर संस्था संचार। ठीक है, अंतर संस्था संचार क्या होता है, एक संस्था द्वारा दूसरी संस्था के लोगों से उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाने वाला संचार। ठीक है, तो इसमें एक संस्था के अंदर ही जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके बीच में संचार होता है। इसमें एक संस्था का दूसरी संस्था से जो है कोई भी उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति के लिए संचार किया जाता है। ठीक है, इसमें संस्था के अंदर कार्यरत लोग अलग अलग पदों पर मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो एक ही संस्था के अंदर अलग अलग पदों पर लोग होते हैं और वो मिलकर जो है संचार करते हैं, बात करते हैं।
आंतरिक कार्यप्रणाली और समन्वय बनाए रखना होता है कि भाई अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी वो एक दूसरे से मिलकर और बातचीत के द्वारा करते रहें, ठीक है। तो जो भी कार्यप्रणाली और समन्वय है आपस में बनाए रखना पड़ता है लोगों को। जैसे उदाहरण के तौर पर एक स्कूल में प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच होने वाला जो संवाद होता है वो आपका अंतरा संस्था संचार होता है, ठीक है। वहीं जो हमने देखा था अंतर संस्था संचार में क्या था, इसमें एक संस्था का दूसरे संस्था से जो संवाद होता है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो इसमें एक संस्था दूसरी संस्था के साथ संपर्क और सहयोग करती है, ठीक है। बाहरी संबंध और सहयोग को सुदृढ़ बनाया जाता है कि भाई एक संस्था का दूसरी संस्था से जो संबंध है वो अच्छा बन सके, ठीक है। जैसे एक स्कूल का अन्य स्कूल, शिक्षा विभाग या एनजीओ से किया गया संबंध, ठीक है। तो एक स्कूल जो है अन्य स्कूलों से, शिक्षा विभाग से या एनजीओ से जो उनका संवाद होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतः संस्था संचार कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों के लिए वरदान है या अभिशाप, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए दोनों है ये, ठीक है। अगर बात करें तो प्रौद्योगिकी वरदान के रूप में अगर देखें तो कह सकते हैं कोविड 19 महामारी के दौरान विद्यार्थी को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हुई, तो उनके लिए क्या ये वरदान है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे साधनों से शिक्षा सरल और सुलभ हो गई है, ठीक है। कठिन कार्य कम समय में पूरा हो जाता है। इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी बहुत सी जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। गृह कार्य हो गया, असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट कार्य हो गए, इसमें भी सहायता मिलती है बच्चों को, ठीक है। विद्यार्थी दुनिया भर के अनुभवों से जुड़ते हैं और ज्ञान का विस्तार होता है, तो बहुत सारे अनुभव देख सकते हैं, ज्ञान में उनके प्रसार होता है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी का अभिशाप कह सकते हैं आप, भाई विद्यार्थी इसका गलत उपयोग करके समय भी नष्ट करते हैं, रील वगैरह देखते रहते हैं, ठीक है। अधिक प्रयोग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अगर ज्यादा टाइम तक आप स्क्रीन पे समय बिताएंगे तो आपकी आंखें खराब होंगी, मानसिक रूप से आप कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। सोशल मीडिया और गेम्स की लत पढ़ाई में बाधा डालती है, तो सोशल मीडिया और गेम्स खेलकर बच्चे समय बर्बाद करते हैं जिससे पढ़ाई उनकी खराब होती है, ठीक है। SMCRE मॉडल के घटक चित्र सहित बताइए, ठीक है। तो देखिए जो आपका SMCR मॉडल है, संचार की प्रक्रिया को समझने वाला मॉडल है। इसमें सूचना के आदान प्रदान के 5 प्रमुख घटक है कि सूचना को किस तरह से पहुंचाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आता है आपका स्रोत, यानी संदेश भेजने वाला व्यक्ति या संस्था की भाई जो स्रोत है, जो क्या भेज रहा है, संदेश भेज रहा है, ठीक है। जो विचार, तथ्य या सूचना प्रेषित की जा रही है, तो स्रोत होता है भाई कहां से आ रहा है, तो स्रोत के अंदर अलग अलग स्रोत हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो तथ्य या जो भी आपके विचार हैं, ठीक है ना, तो मैसेज में क्या हो सकता है, संदेश में आपके विचार हो सकते हैं, कोई तथ्य हो सकता है या सूचना हो सकती है, ठीक है, किसी को दी जाती है। अब देखिए इसके अंदर फिर आते हैं चैनल, यानी संदेश पहुंचाने का माध्यम। जैसे अब वो जो संदेश आया वो किस कैसे आया, भाषा के रूप में आया, लिखित के रूप में आया, संगीत के रूप में संकेत के रूप में आया, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा जो आता है वो आता है रिसीव, ठीक है। जो नहीं जो समाचार आया था वो रिसीवर जो होता है वो रिसीव करता है, तो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति या समूह होता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो आता है सूचना का प्रभाव, कि संदेश का ग्राही पर पड़ने वाला क्या प्रभाव था, ठीक है। तो ये जो आप देखते हैं SMCR के जो महत्वपूर्ण जो है ये चीजें हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। तो जैसे संचार का अगर प्रभाव देखें तो स्रोत होते हैं, संचार उद्भव या प्रेषक होता है, उसके बाद संदेश, सूचना, विचार जो भी विषय हैं वो किस साधन से पहुंचते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्राप्तकर्ता के पास जो है वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो भी संचार पहुंचाता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जो है SMCRE के जो मॉडल हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। तो स्वास्थ्य क्या है, तो देखिए स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें मनुष्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहता है। केवल रोगों का अभाव होना ही स्वस्थ नहीं कहलाता, ठीक है। कि आप भाई आपको कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब यह है कि भाई आप शारीरिक रूप से भी सही रहें, मानसिक रूप से भी रहें और सामाजिक रूप से भी अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपको क्या माना जाएगा, स्वस्थ माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर शारीरिक स्वस्थ किसे कहा जाता है, छात्र का शरीर मजबूत हो और वह खेलों में भाग ले सके तो क्या है भाई, वो स्वस्थ है। मानसिक स्वस्थ का मतलब होता है परीक्षा में भी शांत और सकारात्मक सोच रखे तो वो क्या है, स्वस्थ है। सामाजिक, मित्रों व परिवार से अच्छे संबंध और समाज में सहयोग करता है तब वो स्वस्थ है, ठीक है। तो ये तीनों गुण जरूरी है एक व्यक्ति के स्वस्थ होने के लिए, ये WHO कहता है। नेक्स्ट है अच्छा स्वास्थ्य और पोषण कैसे सहायक तथा लाभप्रद होता है। तो देखिए अच्छा स्वास्थ्य और उचित पोषण व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए लाभप्रद होता है। इसके अगर मुख्य लाभ बताएं तो अच्छा स्वास्थ्य और पोषण युक्त व्यक्ति हमेशा आपको प्रसन्नचित्त दिखेगा और ऊर्जावान दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे लोग दूसरों से अधिक कार्य करने की क्षमता रखते हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा काम कर सकता है। स्वस्थ माता पिता अपने बच्चों की सही देखभाल और पालन पोषण कर सकते हैं। अगर एक स्वस्थ माता पिता है तो अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे से पाल पोष सकते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से बड़ा कर सकते हैं, उनके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। स्वस्थ बच्चे खुश रहते हैं और पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो स्वस्थ बच्चा है तो भाई वो खुश रहेगा तो उसका मन हर चीज में लगेगा, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे खेल हो, ठीक है।
संवेदनशील लोगों की देखभाल से क्या अर्थ है? तो देखिए, संवेदनशील लोगों की देखभाल का अर्थ है ऐसे व्यक्ति को स्नेह, सुरक्षा और ध्यान देना जिनको विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसमें शिशु, सही भोजन व उचित मात्रा में आहार देना, उनकी देखभाल करना होता है, क्योंकि बच्चा छोटा अपने से खा नहीं सकता, तो उसको पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं उसके विकास के लिए। ठीक है, सेकंड, गर्भवती महिलाएं, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर आवश्यक देखभाल व सहारे की सहयोग देना होता है, तो गर्भवती महिलाएं होती हैं भाई। ठीक है, तो उस टाइम उनकी देखभाल की विशेष जरूरत होती है, उसका अच्छा खान पान और वो सही से रेस्ट वगैरह कर पाए। ठीक है, बीमार व्यक्ति, तो उन्हें पोषण, उपचार और सहारा प्रदान करना होता है। ठीक है, क्योंकि भाई वो बीमार व्यक्ति अपने से तो खा नहीं सकता, ठीक है ना, और अच्छा उपचार ही क्या कर सकता है, उसको स्वस्थ कर सकता है। ठीक है, तो इनको विशेष देखभाल की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये संवेदनशील लोग होते हैं जिनको देखभाल की जरूरत है। सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सामाजिक निर्धारक बताइए। ठीक है, तो देखिए, सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख अगर सामाजिक निर्धारक देखें तो स्थायी और सुरक्षित नौकरी सामाजिक व मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती है। यानी एक अच्छी नौकरी है तो आप भाई मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। सुरक्षित कार्यस्थल स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। अगर आप एक अच्छी जगह काम कर रहे हैं तो आप अच्छा काम कर पाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा अगर अच्छी कंडीशन में आप कर रहे हैं। सभी लोगों को उचित इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्ध आवश्यकता। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं भाई एक समाज के अंदर रह रहे हैं उनको सबको इलाज और स्वास्थ्य की सेवाएं मिल जाए। ठीक है, तो वो समाज को क्या करेंगे, स्वस्थ रखेंगे। सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाएं व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और सहयोग की भावना को प्रभावित करती हैं। ठीक है, एक अच्छा समाज है वहाँ पर संस्कृति और धार्मिक जो भी संगठन है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं भाई, लोगों को और समाज को स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज की मूल्य प्रणाली और सही गलत की पहचान सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यानी समाज में अगर एक व्यक्ति है वो अपने जो भी उसके मूल्य बनाए गए हैं, जो भी एक अच्छी आदतें हैं, ठीक है, अगर वो अच्छे से बिहेव करता है तो समाज अपने आप स्वस्थ रहता है। ठीक है, गरीबी, शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण जैसी परिस्थितियां सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो गरीबी हो गई और शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल हो गया और अच्छा पर्यावरण हो गया, तो इससे भी आप देखते हैं समाज जो होता है बहुत ज्यादा स्वस्थ रहता है और सामाजिक स्वच्छता हर तरफ आपको दिखाई देगी अगर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाए तो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति में कार्य करने की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उपेक्षित स्वास्थ्य और पोषण का क्या योगदान होता है? तो देखिए भाई, व्यक्ति की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में स्वास्थ्य और पोषण महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो अच्छा आहार लेगा, संतुलित भोजन कार्य करने की ऊर्जा बढ़ा देता है। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इष्टतम सभी आवश्यकता पोषक तत्व मिलने से शरीर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। अच्छा स्वास्थ्य, रोग मुक्त शरीर अधिक समय तक कार्य कर सकता है। स्वच्छता और स्वस्थता, तो स्वच्छता वातावरण और बीमारियों से बचाता है और क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, सेवाएं और सुविधाओं की पहुंच, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता व्यक्ति को स्वच्छ बनाए रखती है। ठीक है, स्वस्थ बनाए रखती है। और उसके बाद शिक्षा और कौशल, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्य कुशलता और उत्पादकता को और ज्यादा बढ़ाते हैं। अच्छा पर्यावरण, तो प्रदूषण रहित वातावरण शरीर और मानसिक कार्य क्षमता में सहायता करते हैं। ठीक है, स्वच्छ जल और हवा, स्वच्छ जल और शुद्ध वायु शरीर को स्वच्छ रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य स्तर को उचित बनाए रखने के लिए इष्टतम पोषणात्मक स्तर का होना क्यों महत्वपूर्ण है? यानी अगर स्वास्थ्य जरूरी है तो उसके लिए अच्छा पोषण तत्व भी, जो पोषक तत्व जो है वो भी जरूरी होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले शरीर का वजन नियंत्रित रहता है। आप अच्छा खाना ले रहे हैं तो आपका जो शरीर का वजन है वो नियंत्रित रहेगा। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे संक्रमण से बचाव होता है, तो अच्छा भोजन लेते हैं तो छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं वैसे आपके शरीर में नहीं आती हैं। पेशियों की मजबूती बनाए रखना, आपका जो शरीर है वो मजबूत रहता है। शारीरिक और मानसिक तनाव से निपटने में मदद मिलती है, तो आपका जो शारीरिक और मानसिक तनाव है वो हमेशा जो तनाव होता है वो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, आप आसानी से उससे निपट सकते हैं। ठीक है ना, असक्ता यानी वीकनेस के खतरे कम हो जाते हैं। ठीक है, आप उतने ज्यादा कमजोर नहीं दिखाई देंगे, आप ज्यादा काम कर पाएंगे। संक्रमक रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है ना, संक्रमक जो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम जैसे कई बार आप देखते हैं ना बीमारियां हो जाती हैं, तो वो सब चीजें नहीं हो पाती हैं। कार्य क्षमता और सकारात्मक सोच को बढ़ता है, तो इससे आप अच्छा काम कर पाएंगे, आपकी सोच सकारात्मक बनी रहेगी। कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार होगा, तो कार्य भी अच्छा करेंगे और ज्यादा भी कर पाएंगे। ठीक है, व्यक्तित्व को प्रसन्नचित और ऊर्जावान, तो आप हमेशा खुश दिखाई देंगे और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित रहेंगे। ठीक है, जल को शुद्ध करने की कुछ घरेलू विधियों के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, तो जल को शुद्ध करने की कुछ अगर प्रमुख विधियां देखें तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले उबालना आता है। ठीक है, तो आप पानी को क्या कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट तक उबालें तो उसमें जो भी कीटाणु और जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। भंडारण, छानने की प्रक्रिया द्वारा पानी को साफ बर्तन में ढककर रखने और कपड़े या छलनी से उसे छान ले ताकि गंदगी दूर की जा सके। क्लोरीनीकरण किया जाता है, तो पानी में थोड़ी मात्रा में क्लोरीन मिलाने से उसमें मौजूद जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। बिजली का फिल्टर आता है, एक इलेक्ट्रोलिक वाटर फिल्टर होते हैं जिससे पानी छानने पर उसमें जो गंदगी और जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, आरओ सिस्टम पानी से धूल,
मिट्टी, लवण और हानिकारक तत्वों को जो है हटाकर शुद्ध जल प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इन 5 विधियों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जल को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खाद्य पदार्थ विक्रेता द्वारा संदूषित खाद्य पदार्थ बेचे जाने पर कौन कौन से आहार जनित बीमारियां फैल सकती हैं, साथ ही खाद्य पदार्थों को संदूषित करने वाली आदतों के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए, अगर आप आहार जनित बीमारियों के नाम देखें तो अतिसार व हैजा, पेचिस हो गया, ठीक है, आंत्रशोथ हो गया, टाइफाइड हो गया, तो ये बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं अगर आप संदूषित खाना खाते हैं तो। ठीक है, तो कौन कौन सी सावधानियां जो बरतनी बहुत जरूरी है, सबसे पहले शारीरिक स्वच्छता व अभाव तथा हाथों को बार बार धोना, कि व्यक्ति खुद भी स्वच्छ रहे और प्लस में वो जो खाने से संबंधित सामान बना रहा है वो अपने हाथों को साफ रखे। हाथ साफ करने के लिए गंदे कपड़े, रुमाल का प्रयोग करना। ठीक है, अगर व्यक्ति क्या कर रहा है भाई कि गंदे कपड़ों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, और बार बार जो खराब कपड़ा है उसी का यूज कर रहा है, तो इससे भी बीमारियां फैलती हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। ठीक है, बर्तन को ठीक से साफ ना करना और गंदे पानी से बार बार धोना, तो अगर व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, ठीक से बर्तन को साफ नहीं किया है और बार बार आप देख रहे हैं गंदे पानी से ही उस बर्तन को धो रहा है, तो इससे भी क्या होती हैं, बीमारियां फैलती हैं। ठीक है ना, जो भी खाद्य पदार्थ है वो संदूषित होते हैं, तो इससे बचना चाहिए। खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले पानी दूषित होना या बर्तनों को ढककर ना रखना, तो भाई खाद्य पदार्थ जो भी है उसमें आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो गंदा है, तो भी क्या होगा, खाना आपका दूषित होगा। तो ये भी चीज आपको क्या समझनी चाहिए, और जो है पानी को ढक के भी रखना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो वो भी क्या करते हैं, बीमारी को जन्म देते हैं। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ जो भी विक्रेता होते हैं तो इनको ये जो आदतें उनमें सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, समय प्रबंधन क्यों जरूरी है। तो देखिए, समय प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि कम समय में अधिक कार्य करने में मदद मिलती है। अगर आप समय का सही से प्रबंधन करेंगे तो आप कम समय में ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। समय एक सीमित संसाधन होता है, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, तो सीमित भाई संसाधन होता है, समय सीमित है। ठीक है ना, अगर आप अच्छे से प्रबंधन करेंगे तभी आप अच्छे से पूरा काम कर पाएंगे। कार्य के साथ साथ विश्राम और मनोरंजन के लिए भी समय मिल जाता है। ठीक है, अगर आपने सही से समय का प्रबंधन किया तो आप विश्राम भी कर लेंगे और आपको मनोरंजन का भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। समय योजना बनाने के विभिन्न चरण कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, समय योजना के चरण होते हैं। सबसे पहले आप क्या करें भाई, कार्य सूची बनाएं कि आपको क्या करना है। उसके बाद विभिन्न कार्यों को करने में वांछित समय का अनुमान लगाएंगे, भाई जो काम करना है उसमें कितना टाइम लगेगा। फिर उपलब्ध समय का ज्ञान, कि कितना आपके पास समय है और कितना आप उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर उपलब्ध समय तथा वांछित समय में सामंजस्य स्थापित करना, कि भाई कितना आपके पास उपलब्ध समय और कितना काम करके आप कितना समय बचा सकते हैं और कितना अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्य को क्रमबद्ध करना। उसके बाद जब आपकी पूरी सूची तैयार हो जाए तब उसको जो आपने टाइम बनाया उसके हिसाब से आप काम करें। ठीक है, पर्याप्त कार्यकुशलता होने के बावजूद भी लोगों की कार्य क्षमता में कमी क्यों आ जाती है। ठीक है, तो देखिए, कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से भाई उनके पास क्षमता होती है लेकिन फिर भी वो काम पूरा ढंग से नहीं कर पाते। सबसे पहले शारीरिक लंबाई चौड़ाई के अनुसार कार्यस्थल का ना होने पर। ठीक है, मान लीजिए भाई एक छोटी जगह है और उस पर एक लंबे चौड़े आदमी को आप लगा देंगे काम करने के लिए, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, कार्यस्थल व्यक्ति के अनुसार ऊंचाई पर होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक, अगर आपको एक कंप्यूटर दिया गया है और एक टेबल दे दी जाए और उसके बाद बैठने के लिए भी एक टेबल दी जाए, तो आप कंफर्टेबली काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहीं आपको एक कंफर्टेबल टेबल दे दी जाए जिसपे आप आसानी से काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा गुणवत्ता वाला काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी कार्यस्थल है उसके अनुसार ही ऊंचाई और उसी के हिसाब से जो भी मशीनें हैं या जो भी उपकरण है वो होने चाहिए। शारीरिक अंगों के अनुसार कार्यस्थल पर सुविधा ना होने पर। ठीक है, तो भाई अगर मान लीजिए आपका शरीर चौड़ा है और आपको जगह कम दी जा रही है तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपके जो शरीर के अंग है उसके हिसाब से ही जो है आप देखेंगे जो जगह होनी चाहिए। विश्राम का समय ना होने पर। ठीक है, अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो भी आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो काम के टाइम में आपको विश्राम की भी जरूरत होती है। ठीक है, सरल कार्य सरलीकरण किसे कहते हैं, कार्य पद्धतियों में किस प्रकार परिवर्तन करके कार्य सरलीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, कार्य सरलीकरण का कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना ताकि वह कम से कम समय में, ठीक है, एवं शक्ति का व्यय करना पड़े। ठीक है, तो सरकार का सरलीकरण का मतलब यही है भाई कि कोई भी अगर आप काम दिया गया है आपको, ठीक है, कम समय में और आसानी से उस काम को कर लें। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, कार्य का सरलीकरण। ठीक है, कार्य पद्धति में निम्न प्रकार परिवर्तन करके कार्य सरलीकरण किया जा सकता है। देखिए, हाथ व शारीरिक अंगों की गतिविधियों में परिवर्तन लाकर। ठीक है, तो आपको लगता है भाई कि आप अपने हाथ और भी अंगों की गतिविधियों में अगर परिवर्तन लाएं तो उससे आप ज्यादा जल्दी काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कार्य को आसान कर सकते हैं। कार्य संसाधनों के संग्रहीकरण तथा उपकरणों में परिवर्तन लाकर आपको लगता है कि भाई कि आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में जो आपको जो भी जगह दी गई है, ठीक है, जो भी टेबल या कुर्सी या उपकरण दिया गया वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करते हैं, बदल कर जो कंफर्टेबल हो उसको यूज करके आप आसानी से काम कर सकते हैं। उत्पादन में परिवर्तन तथा नए उत्पादनों का प्रयोग करके। ठीक है, और आपको लग रहा है भाई कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, नए
चीजों का इस्तेमाल करेंगे, नया सामान बनाएंगे, तो उससे देखेंगे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो उत्पादन के जो कार्य हैं अगर उसमें फायदा नहीं हो रहा है या जिस तरह से आप काम कर रहे हैं नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, उसमें परिवर्तन लेकर आ जाएं। ठीक है, तो इससे भी क्या देखेंगे, आपको ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि क्या होती है भाई, वृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है ना, विकास को सीधे मापा नहीं जा सकता, इसका अवलोकन किया जा सकता है। ठीक है, यह शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी होती है, जैसे कद या वजन, यह बहुआयामी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वृद्धि जो होती है आपको मात्रात्मक देखने को मिलती है, विकास जो होती है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति के कद और वजन का बढ़ना क्या हो गया, ये वृद्धि हो गई। ठीक है, एक व्यक्ति जो था वो पहले क्या था, एक मजदूर के तौर पे काम कर रहा था, उसके बाद वो मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, आप विकास कहेंगे। भावनात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, बच्चा कौन कौन से भाव प्रकट करता है। तो भावनात्मक विकास हमारे भावों से जुड़ा होता है, जैसे हंसना, रोना, गुस्सा करना, जिज्ञासा आदि। तो जन्म के समय बच्चा रोकर हंसकर अपने भाव को प्रकट करता है। कई बार उसे कई चीज अच्छी नहीं लगती तो वह गुस्सा करके अपने चेहरे पर कुछ भावों को प्रकट करता है और संकेत देता है। यह भाव जन्म से ही विकसित होना शुरू हो जाते हैं, आयु के साथ साथ क्या होते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। तो जन्म के समय हंसना, रोना, गुस्सा करना, जिज्ञासा, इन भावों का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा विकास से आप क्या समझते हैं, शिशु की भाषा का विकास कब आरंभ होता है। तो देखिए यह जन्म से ही आरंभ हो जाती है, बच्चा रोकर या हंसकर आवाज निकालता है। ठीक है, आपने देखा होगा। भाषा का विकास अर्थ है अपनी बात किसी प्रकार से किसी ध्वनि के द्वारा कहने की कोशिश करना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम भाषा कहते हैं। जब वह खुश होता है तो कुकू की आवाज निकालता है और धीरे धीरे वह कई शब्दों को समझना शुरू कर देता है। वह शब्दों को जोड़ने की कोशिश करके बोलना शुरू करता है, जैसे ताता, मामा। ठीक है, ऐसे देखते हैं ना आप, तुतला के बोलना शुरू करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर भाषा का विकास होता है कि वो किस तरह से अपनी बातों को रखना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विकास क्या है, शिशु का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। तो देखिए सामाजिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शिशु दूसरे के साथ संबंध बनाना, भावनाएं व्यक्त करना और समाज के साथ संपर्क करना सीखता है। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है भाई, समाज के संपर्क में आता है उस समय। तो शिशु का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, शिशु अपनी देखभाल करने वाले व्यक्ति से लगाव महसूस करता है, आपने देखा होगा वो अपनी मम्मी से या अपने घर वालों से ज्यादा अटैच रहता है, जो छोटा बच्चा होता है। जब कोई व्यक्ति मुस्कुराता है तो शिशु भी मुस्कुराने की प्रक्रिया करता है। ठीक है ना, जब आप मुस्कुराते हैं तो बच्चा देख के आपको भी मुस्कुराता है। शिशु और देखभाल करने वाले के बीच धीरे धीरे संवाद का एक तरीका बन जाता है। ठीक है, तो जो बच्चा होता है जब आपके साथ संपर्क में रहता है तो आपसे कुछ ना कुछ बोलने का धीरे धीरे प्रयास करता है, तो आप उसकी भाषा को समझते हैं। ठीक है, देखभाल करने वाले के चेहरे के हाव भाव देखकर शिशु विभिन्न भावनाओं को पहचानना सीख जाता है। ठीक है, तो छोटा बच्चा होता है भाई, आप गुस्सा करोगे तो वो समझ जाएगा, आप हंसोगे तो वो हंसेगा। देखभाल करने वाले शिशु के साथ खेलते हैं। ठीक है, जिससे उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं ना बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चा भी आपके साथ खेलता है, तो उससे क्या होता है आपके बीच में और उस बच्चे के बीच में अच्छे जो है आप देखते हैं भावनात्मक रिश्ते डेवलप होते हैं। बच्चे के लालन पालन में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वे बच्चे की देखभाल करते हैं और उसके व्यक्तित्व वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं। कैसे, ठीक है, तो देखिए बच्चे अपने माता पिता से व्यवहार कौशल, मान्यताएं और मूल्य सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला संपर्क बच्चे का अपने माँ बाप से ही होता है, तो उस वो जो माँ बाप से सीखता है वो धीरे धीरे अपने व्यवहार में भी लाना शुरू करता है। तो माता पिता बच्चों को प्रेम और स्नेह देते हैं, उनसे भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक है। तो भाई बच्चा जब बड़ा होता है तो उससे प्रेम करना, ठीक है ना, उसको भावनात्मक रूप से समझना, चीजों को समझाना, तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो भावनात्मक रूप से अपने माता पिता से जुड़ता है और भावनात्मक चीजें जो उसके अंदर डेवलप होनी शुरू होती हैं। वे बच्चे को नियम और अनुशासन सिखाते हैं, सही गलत की समझ विकसित करते हैं। तो हर एक माँ बाप भाई अपने बच्चों को सही गलत बताते हैं, तो बच्चा क्या होता है, सीखता है। कुछ माता पिता समझाकर, तर्क देकर अनुशासन सिखाते हैं, जिसे स्नेह आत्मक अनुशासन कहते हैं। तो भाई कुछ माता पिता होते हैं वो क्या कहते हैं, बच्चों को प्यार से समझाते हैं, तो स्नेहात्मक अनुशासन होता है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं प्यार से बताते हैं, बच्चा समझ जाता है। और कई बार जो बच्चे शरारती होते हैं तो कुछ माता पिता उनको आदेश देते हैं, धमकी या दंड देकर अनुशासन सिखाते हैं, जिससे शक्ति उन्मुख अनुशासन कहा जाता है। ठीक है, यानी बच्चों को डरा कर भी अनुशासित किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक बच्चे के विकास के अंदर माता पिता की जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों में से प्रत्येक चरण की कुछ विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है संवेदन क्रियात्मक अवस्था, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। जन्म से 2 वर्ष शिशु अपनी इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से वातावरण को समझता है। ठीक है, जैसे वस्तुओं को छूकर, देखकर, सुनकर सीखता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे कारण प्रभाव संबंध समझने लगता है, जैसे वस्तु गिरने से आवाज आना। ठीक है, तो ये क्या होती है, पहली संवेदेशी क्रियात्मक अवस्था होती है, 2 वर्ष तक के बच्चों में आपको देखने को मिलती है। फिर आता है पूर्व चलनात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की होती है। बच्चा भाषा और कल्पना का प्रयोग करना शुरू करता है। ठीक है, तो इस समय बच्चा चीजें, भाषा को सीखता है और कल्पना करना शुरू करता है, जैसे रंग, आकार, संख्या आदि की प्रारंभिक संकल्पनाएं विकसित होती हैं। इस अवस्था में अहम में केंद्रीकरण और जीववाद
पाया जाता है। ठीक है, तो वो अहम देखता है और नई नई चीजों को सीखता है और समझने का प्रयास करता है। ठोस प्रचलनात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष, बच्चा तर्कपूर्ण सोच विकसित करने लग जाता है, संरक्षण और क्रमांक को समझने लगता है, वस्तु को वर्गीकृत और क्रमबद्ध करना सीख जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चौथा औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष की होती है। किशोर जो होते हैं अमूर्त और तार्किक सोच विकसित होती है, यानी अब बच्चे जो है अच्छे से चीजों को समझने लग जाते हैं, तार्किक सोच आती है उनके अंदर, कल्पना विश्लेषण और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ जाती है, तो उनको समझ में आ जाता है भाई क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। विभिन्न संभावनाओं और विचार करके निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, कि भविष्य में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, तो उन सब चीजों के बारे में अच्छे से सोचता समझता और निष्कर्ष निकालना शुरू करता है। चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, तो इसका पहला क्वेश्चन है असमर्थ बच्चों को विशेष आहार की आवश्यकता के कोई 2 कारण बताइए। तो देखिए, जो असमर्थ बच्चे होते हैं उनको विशेष आहार की जरूरत होती है। जैसे असमर्थ बच्चों को अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण कम करने के कारण भोजन के अनुसार बदलना पड़ता है। ठीक है, तो जैसी गतिविधियां होती हैं उसी के हिसाब से बच्चों को खाना दिया जाता है। जैसे स्पास्टिक जो बच्चे होते हैं उनके लिए तरल भोजन को ठोस रूप में देना होता है, और ऐसे ही कई बच्चों को कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी होती है, इसलिए उनके लिए विशेष आहार देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कोई 2 कारण व 2 प्रभाव बताइए। ठीक है, तो देखिए छोटे बच्चे अधिकतर 1 से 5 वर्ष में आप देखेंगे प्रोटीन और ऊर्जा की कमी आपको देखने को मिलती है, जिससे उनको क्वासिक्योरकर और सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, तो विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित आहार की योजना बनाते समय कौन सी 3 पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो देखिए विद्यालय पूर्व बच्चों की आहार भोजन बनाते समय महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं भाई भोजन की संरचना, स्वाद, गंध एवं रंगों में विविधता लाना, ताकि बच्चे की भोजन संबंधी अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रकार अगर भोजन देंगे तो बच्चा उस भोजन को खाने से मना करेगा। ठीक है, तो इसलिए भोजन की संरचना में परिवर्तन करना चाहिए, जिससे बच्चा जो है खाने के प्रति जागरूक रहे। प्रोटीन तथा आवश्यक वसा के बीच संतुलन। ठीक है, प्रोटीन और जो वसा कितना चाहिए उतना ही संतुलन के आधार पर देना चाहिए। मिठाई, आइसक्रीम, वसा से भरपूर फास्ट फूड तथा रिफाइंड आटे का सीमित प्रयोग, यानी बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। नेक्स्ट है स्कूलगामी विद्यालय जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो देखिए स्कूलगामी जो विद्यालय जाने वाले बच्चे होते हैं बहुत सारी समस्याएं होती हैं उनको, जैसे मोटापा, अधिक वसा, नमक व चीनी वाले भोजन तथा शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण आप देखते हैं बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। टाइप 2 मधुमेह व उच्च रक्तचाप आपको देखने को मिलता है। मोटापा के कारण शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, रक्तदाब बढ़ने की समस्या हो सकती है। ठीक है, अल्प पोषण हो सकता है, आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण बच्चों की वृद्धि व विकास रुक जाता है और कई रोग जो है उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं स्कूलगामी बच्चों में बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना के सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं। तो देखिए मध्य भोजन योजना में सकारात्मक प्रभाव को अगर आप देखेंगे तो इससे क्या हुआ, बच्चों को पूरक पोषण मिलना शुरू हुआ। ठीक है, तो स्कूल जो बच्चे जाते हैं तो उनको पोषण मिलना शुरू हुआ। बच्चों का स्वास्थ्य विकास, यानी पढ़ाई के साथ वो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा बना पाए। पढ़ाई का जो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, अच्छा बच्चा स्वस्थ रहेगा, ठीक है ना, उसका पेट भरा रहेगा तो वो पढ़ाई में भी मन लगाता है। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ बैठकर खाने से समतावादी मूल्यों का विकास होता है, यानी सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं तो आपस में क्या होती है भाई, समानता बढ़ती है उनके बीच में। लैंगिक अंतराल कम करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो बच्चों में जो पहले भेदभाव होता था लड़कियों में और लड़कों में, वो आप देख रहे हैं कम हो रहा है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और अवरोध कम होते हैं। ठीक है, तो बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता भी, भोजन भी मिलता है, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाते हैं। बच्चों में आप देखेंगे ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं भाई, ज्ञानात्मक से भी उनको ज्ञान भी मिलता है, उनकी भावनाएं भी अच्छी होती हैं। ठीक है ना, और सामाजिक भी वो विकास करते हैं। माँ का दूध एक शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है, इस कथन की पुष्टि करें। ठीक है, तो देखिए यह शिशु को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। तो माँ का जो दूध है वो बच्चों को सारे पोषक तत्व जो देता है। माँ के दूध में प्रतिरक्षित तत्व होते हैं जो शिशुओं को प्राकृतिक प्रतिरक्षा करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरक्षक होता है माँ का दूध, क्योंकि उसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उन जो संक्रमण होते हैं बच्चे उनसे उनको बचाते हैं। ठीक है, यह एलर्जी, मिलावट और संक्रमण से युक्त होते हैं। ठीक है, तो आप बाजार का जो दूध पिलाते हैं उसमें बहुत सारे आप देखते हैं मिलावट वगैरह हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, तो इसलिए बच्चे जो है आसानी से जो है पी लेते हैं, उनको सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। ठीक है, ये आसानी से पचने वाला होता है तो आसानी से पच भी जाता है। इसमें माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध भी मजबूत होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे माँ और बच्चे के बीच में भावनात्मक संबंध भी जो अच्छे होते हैं। विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए कम लागत वाले अल्पाहार के 5 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं भाई, खमीकरण विधि द्वारा इडली, ढोकला
या रोटी आदि तैयार करना, विभिन्न दाल और अनाज को मिलाकर पकाना, ठीक है ना, सोयाबीन या सूरजमुखी के बीजों का प्रयोग करना, मूंगफली, गुड़, चावल का आटा, मटर व चने की दाल या स्नैक्स बना सकते हैं, मक्की व बाजरे का आटा तथा मौसमी फल सब्जियों के सस्ते व पौष्टिक खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए अच्छी होती हैं और पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। फेड्स क्या होते हैं? तो देखिए, कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो परिधान की विशेषताओं को बहुत अधिक उजागर करते हैं, केवल समाज के किसी विशेष वर्ग या क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी फैशन होते हैं भाई जिनकी कुछ ज्यादा विशेषता होती है और कुछ एक विशेष वर्ग के लोग जो होते हैं इससे काफी प्रभावित होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? फेड्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे फैशन आमतौर पर ज्यादा समय तक प्रचलित नहीं रह पाते, फैशन के प्रकार के रूप में फेड्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी फैशन आता है भाई, ऐसी कोई चीजें आती है फैंसी चीजें जो एकदम से कुछ वर्गों के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और लोग उसको ज्यादा तक इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो उसे हम फेड्स कहते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, उसका जो प्रचलन होता है, वो प्रचलन जो होता है वो खत्म हो जाता है, वो चीजें बाहर हो जाती हैं। ठीक है, यानी कम समय के लिए अगर फेमस हुई कोई चीज तो उसे हम फेड्स कहेंगे। उदाहरण के लिए हॉट पैंट हो गया, बैगी पैंट हो गया, बेमेल बटन आदि, तो ऐसे बहुत सारे आप देखते हैं फैशन आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फेड्स कहते हैं। टोडलर अवस्था 1-2 वर्ष की आयु में जूतों का क्या महत्व होता है? तो देखिए, टोडलर जो अवस्था होती है उसमें बच्चों के लिए जूतों का विशेष महत्व होता है। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो आमतौर पर लचीली छोटी एड़ी वाले ऐसे जूते जिससे खुरदरे सोल की मोटाई 1/8 इंच हो तो पहनाए जाते हैं। ये बिना एड़ी के या छोटी एड़ी के हो सकते हैं और पंजे वाला भाग भरा और फूला हुआ होता है। तो बच्चे के लिए जूते की फिटिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा भाई चलना सीखता है, अगर कंफर्टेबल होगा जूता तो वो आसानी से चल पाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। विद्यालय पूर्व आयु वर्ग के बच्चों के लिए वस्त्र कैसे होने चाहिए? तो देखिए, पहनने में आरामदायक हो, रख रखाव में आसान हो, प्रयोग में टिकाऊ हो, जो शारीरिक वृद्धि के कारण बदलती आवश्यकताओं के लिए भी उपयुक्त हो, क्योंकि बच्चा भाई धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो उसके आधार पर कंफर्टेबल होना चाहिए। डिजाइन और रंग आकर्षक हो और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, डिजाइन अच्छे हो तो बच्चे उस कपड़े को पहनना भी पसंद करते हैं और बच्चे आकर्षक भी दिखाई देते हैं। किशोरों के वस्त्र कैसे होने चाहिए? तो देखिए, प्रारंभिक किशोर अवस्था के दौरान किशोरों के लिए एक समय पर कम परिधान खरीदने चाहिए, अन्यथा वृद्धि के कारण कपड़े जल्दी छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए भाई ऐसे कपड़े खरीदने चाहिए जो कम सस्ते हों और जो अच्छे भी देखने में लगे। किशोर अवस्था के दौरान किशोरियों के लिए कपड़ों की गुणवत्ता और बनावट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कपड़े की फिटिंग और उनका प्रचलित फैशन के अनुरूप होना चाहिए। तो बच्चे इस समय भाई किसको महत्व देते हैं? कपड़े की गुणवत्ता और बनावट को महत्व नहीं देते, बल्कि देखते हैं भाई कपड़े की फिटिंग कैसी है और इस समय फैशन में क्या चल रहा है। ठीक है, इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। वस्त्र किशोरों के व्यक्तिगत को निखारने साथ साथ उनके स्वमान को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, तो कपड़ा क्या करते हैं भाई, उनके व्यक्तिगत जो स्वभाव होता है उसको और ज्यादा अच्छा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चे जो जो किशोर होते हैं वो ऐसे टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। बच्चों के परिधान की किन्हीं 4 आवश्यकताओं की चर्चा कीजिए। तो ठीक है, तो किस लिए पहनाए जाते हैं? आराम और सुविधा के लिए। बच्चों के कपड़े मुलायम और लचीले होने चाहिए ताकि वे खेलते कूदते समय आराम महसूस करें। सुरक्षा, कपड़े बहुत ही ढीले या लटकने वाले नहीं होने चाहिए ताकि बच्चे गिरने या उलझने से जो है बच सकें। ठीक है, नेक्स्ट है स्व सहायता। परिधान ऐसे होने चाहिए जिनमें बच्चे स्वयं आसानी से पहन और उतार सकें। ठीक है, कंफर्टेबल रहें। वृद्धि के लिए गुंजाइश, बच्चों की बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए कपड़ों में थोड़ा अतिरिक्त स्थान होना चाहिए ताकि उन्हें कुछ समय तक पहना जा सके। ठीक है, तो ऐसा बनाना चाहिए भाई, थोड़े बड़े लेने चाहिए, ऐसी गुंजाइश हो कि बच्चा थोड़ा बढ़ जाए तो भी वो उसको फिट आ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के विभिन्न कार्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वस्त्र क्या होते हैं भाई? शालीनता यानी मर्यादा देते हैं। वस्त्र शरीर को ढककर व्यक्ति की मर्यादा बनाए रखते हैं और सामाजिक मानदंडों के अनुसार पहनावा प्रदान करते हैं। भाई समाज में रह रहे हैं तो किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, तो शालीनता को दिखाते हैं आपके वस्त्र जो होते हैं। सुरक्षा, वस्त्र शरीर को गर्मी, ठंड, धूल, वर्षा तथा कीड़ों आदि से बचाते हैं और बाहरी वातावरण से आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा। तो व्यक्ति के वस्त्र उसके सामाजिक स्तर, आर्थिक स्थिति और प्रतिष्ठा को भी प्रदर्शित करते हैं। तो आप जैसे कपड़े पहनते हैं तो आपका जो भी कल्चर होता है, जो भी आपकी संस्कृति होती है, आप उससे समाज आपको जानता है। ठीक है, श्रृंगार, वस्त्र व्यक्ति की सुंदरता और आकर्षकता को बढ़ाता है और व्यक्ति को निखारता है। तो भाई श्रृंगार यानी जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे दिखते हैं, ठीक है, तो आपके व्यक्तित्व को और ज्यादा अच्छा दिखाते हैं कपड़े। आत्म अभिव्यक्ति, तो वस्त्रों के माध्यम से व्यक्ति अपनी पसंद, रुचि और व्यक्तिगत को व्यक्त करता है। ठीक है, तो भाई जो कपड़ा पहनता है व्यक्ति अपनी अपनी अभिव्यक्ति दिखाता है, भाई उसे क्या पसंद है, ठीक है ना, वो क्या सोचता है, उसकी रुचि किस में है, तो ये हमें पता लगता है देख के किसी के कपड़े पहनने से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, स्वास्थ्य और स्वस्थता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति होती है। आप सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तो आप उसे स्वस्थ कहेंगे।
स्वस्थता क्या होती है? स्वस्थता शरीर के कार्य करने की क्षमता को दर्शाती है कि आप कितने स्वस्थ हैं। स्वस्थता दिखाती है आप कितना काम कितनी देर तक कर सकते हैं, ये आपकी स्वस्थता पर डिपेंड करता है। इसमें रोगों से मुक्ति और अच्छा जीवन स्तर शामिल होता है, ठीक है। और इसमें शक्ति, लचीलापन, संतुलन, गति और सहन शक्ति शामिल होती है। यह समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा है, यानी स्वास्थ्य के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं सब इसके अंदर आ जाती हैं। यह सिर्फ शारीरिक क्षमता और सक्रियता से संबंधित है कि भाई आपका शरीर कितना ज्यादा मजबूत है, उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की पोषणात्मक स्थिति की जांच करने के लिए स्वस्थ व्यवसायियों द्वारा किन विधियों का प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए, किसी व्यक्ति को पोषणात्मक स्थिति की जांच के लिए स्वास्थ्य व्यवसायी विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले रोगी के स्वास्थ्य, आहार, व्यक्तित्व और चिकित्सा इतिहास की जानकारी लेना कि भाई व्यक्ति कैसा है, स्वस्थ है, क्या आहार लेता है, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप में कैसा है, और चिकित्सा पहले उसकी हुई है या नहीं हुई, तो इन सब चीजों को देखा जाता है, ठीक है। दूसरा, रोगी के मानवीय माप जैसे लंबाई, वजन आदि को देखा जाता है कि भाई उसका लंबाई कितनी, उसका वजन कितना है, उसकी एज कितनी है, ठीक है। प्रयोगशाला जांच की जा सकती है, तो आंकड़े और शारीरिक मापों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला में जांच की जाती है, उसके खून की जांच, ठीक है ना, यूरिन टेस्ट वगैरह करके बताया जाता है। पोषणहीनता के कारणों और जोखिमों का पता लगाना, ठीक है, और ये भी देख सकते हैं कि भाई जांच करने के बाद कि कौन कौन से पोषण तत्व की उसके अंदर कमी है, ठीक है। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति की जांच करा सकते हैं और पता कर सकते हैं भाई इसमें क्या समस्याएं हैं। बीएमआई की सही बीमा सीमा बनाए रखने की कोई 4 लाभ बताइए, ठीक है। तो बीएमआई जो होता है वो सही सीमा बनाए रखने के 4 लाभ कि भाई एक व्यक्ति का जितनी उसकी आयु है, ठीक है ना, उसकी हाइट और वेट जो है बिल्कुल सही हो, तो बीएमआई के दौरान नापा जाता है। इससे आप मधुमेह होने की संभावना कम कर सकते हैं, ठीक है। रक्त में शर्करा और रक्तचाप नियंत्रित करने में ये सहायता करती है। हृदय रोगों का जो खतरा होता है उसको कम करती है। लकवा और कुछ प्रकार के कैंसर और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं की संभावना को भी कम करती है, ठीक है। तो ये जो है आप देखेंगे इन बीएमआई जो है अगर सही सीमा में है तो ये जो कुछ समस्याएं होती हैं इनको आप रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 4 बिंदुओं द्वारा समझाइए कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आने वाली कठिनाइयों का प्रभावी ढंग से सामना करने व उन्हें सुलझाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ केवल रोग या दुर्बलता का अभाव नहीं है, बल्कि वह पूर्ण क्या होना चाहिए भाई, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख समृद्धि की स्थिति में हो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें इसके पास है, वो स्वस्थ है, WHO ने कहा है, ठीक है। तो स्वस्थ व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर जीवन में कोई भी कठिनाई आती है तो उसको आसानी से जो उसका सामना कर पाता है, ठीक है। तो देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या है? स्वस्थ व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम करता है, पहली चीज। दूसरा, वह संतुलित आहार लेता है और सकारात्मक सोच से मानसिक स्थिरता बनाए रखता है, ठीक है। तो एक तो क्या करता है भाई, व्यायाम, दूसरा संतुलित आहार लेता है और सोच उसकी सकारात्मक होती है। थर्ड, वह स्वयं, परिवार और समाज के बेहतर जीवन के लिए अच्छे निर्णय लेता है, तो अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए हमेशा वो अच्छे निर्णय लेगा, ठीक है। वह समाज और समुदाय की जीवन गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग करेगा, ठीक है, अपने साथ साथ वो समाज के विकास के लिए भी काम करेगा। नेक्स्ट है, तनाव की हमारी जिंदगी में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिका होती है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। तो देखिए, तनाव जो है हमारी जिंदगी में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिका निभाता है। अच्छा तनाव क्या होता है? वह तनाव जो हमें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे परीक्षा के समय का तनाव हमें मन लगाकर पढ़ने और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। बुरा तनाव क्या होता है, नकारात्मक, वह तनाव जो हमारे कार्य, व्यवहार और शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है। जैसे अधिक तनाव के कारण गुस्सा करना, बहस करना या पढ़ाई छोड़ देना, तो ये क्या है, आपका बुरा तनाव है, ठीक है। नेक्स्ट है, बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने आहार में क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बीमारियों से बचने के लिए हमें बचपन से ही स्वास्थ्य संबंधी आदतों को अपनाना और व्यवहार में लाना चाहिए, यानी बचपन से ही जो है अच्छी आदतें सीखना। सुबह के नाश्ते को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, कचालू, शकरकंद, अरबी आदि जिसमें कार्बोज की मात्रा अधिक होती है, नियंत्रित मात्रा में खाना चाहिए, ठीक है। तो ये खाद्य पदार्थ जरूरी है। साबुत अनाज जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, बिना पॉलिश किए हुए चावल, ठीक है ना, उसके बाद सैला चावल का अधिक प्रयोग करना चाहिए। साबुत व छिलके वाली दालों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें बचपन से अगर हमारी आदत बनी रहेगी इन खाद्य पदार्थों को खाने की, तो हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए हमें कौन सी बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए? तो देखिए, अधिक वसायुक्त और तला भुना भोजन जैसे समोसे, पकौड़ी, कचौड़ी, ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ जैसे सॉस, पापड़, अचार, बिस्कुट आदि सेवन नहीं करने चाहिए। वनस्पति घी हो गया आपका, ट्रांस फैट, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अधिक मीठे खाद्य पदार्थ जैसे चॉकलेट, केक, कैंडी, आइसक्रीम से बचना चाहिए। मीठे और कार्बोहाइड्रेट पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सलाद या भोजन में अतिरिक्त नमक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए।
नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, पारिवारिक बजट की योजना बनाने के 4 लाभ बताइए। ठीक है, तो देखिए परिवार अपनी आय और खर्च की समीक्षा व नियोजन सही से कर सकता है। अगर आपने बजट बनाया हुआ है, आपके पास पैसा है, उस पैसे को आप किन किन जगहों पर खर्च करेंगे, अगर पहले से बजट बना लेते हैं तो इससे जो खर्चा होता है वो बिल्कुल सही तरीके से होता है। विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आय का उचित वितरण किया जा सकता है, तो इससे भाई जो जरूरी चीजें हैं उन पर आप खर्चा करेंगे, अननेसेसरी चीजों को नहीं लेंगे। बजट के माध्यम से परिवार महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पहले प्राप्त कर सकता है। तो आपने अच्छा बजट बना रखा है तो आपको पता है भाई एक परिवार के लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, आप पहले उस पर खर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप भाई अच्छे से बजट नहीं बनाएंगे, उन चीजों पर खर्चा कर देंगे जिनकी जरूरत नहीं है, तो जो आवश्यकता की चीजें हैं वो छूट जाएंगी, तो समस्या होगी। बिना योजना के होने वाले अनावश्यक खर्च और धन की बर्बादी कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा भाई, जो अनावश्यक खर्चे उनको आप रोक सकते हैं और जो जरूरी खर्चे उनको कर सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बजट निर्माण के नाम चार ना, चार चरण जो है नामांकित करने हैं आपको, 4 चरण बताने हैं। तो आवश्यक वस्तु और सेवाओं की सूची तैयार करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें भाई, कौन सी वस्तु और सेवा आपको चाहिए पहले उसकी सूची तैयार करें। फिर वांछित वस्तुओं की लागत का अनुमान लगाएं कि भाई वो कितना उसका कॉस्ट है। फिर कुल संभावित आय का अनुमान लगाएं, क्या भाई आपके वो बजट में आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर आय और व्यय के बीच में संतुलन देखें कि भाई आपको कहाँ कहाँ खर्च करना है, आपकी आय कितनी है, क्या ये बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चीज तय करना। फिर योजनाओं की जांच कर उन्हें तर्कसंगत बनाना। फिर आपको लगता है भाई आपकी आय से आय आपकी जितनी उतने में आप वो सामान ले सकते हैं, तब उसके बाद ही आप फैसला लें और उस सामान को खरीदें। ठीक है, भारतीय ग्राहक को उपलब्ध 4 बचत एवं निवेश विकल्पों की सूची बनाइए। तो भाई बहुत सारे विकल्प हैं, आप डाकघर में पैसा जमा कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बचत योजना है, राष्ट्रीय बचत पत्र है, शेयर एवं ऋण बचत पत्र है, म्यूचुअल निधि है, भविष्य निधि, लोक भविष्य निधि, जीवन बीमा, ठीक है, पेंशन योजना। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को रखकर और बचत भी कर सकते हैं और निवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, एक परिवार के लिए बजट बनाना क्यों जरूरी है, समझाइए। तो देखिए परिवार के लिए बजट बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे परिवार की आय और व्यय का सही नियोजन किया जा सकता है कि भाई जितना आपके पास पैसा है आप उसी के हिसाब से खर्च करें। ठीक है, परिवार बजट एक निश्चित समय के लिए आय के स्रोतों के विभिन्न खर्च जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और बचत का विवरण होता है कि भाई एक पारिवारिक जो जरूरतें हैं, ठीक है ना, उनको पहले पूरा किया जाए। ठीक है, अनावश्यक चीजों से बचा जाए। तो इसलिए बजट बनाना जरूरी है क्योंकि भाई आय कई बार कम होती है और व्यय ज्यादा हो जाता है, तो भविष्य में समस्याएं आती हैं। तो परिवार अपनी आय के उपयोग की समीक्षा और सही योजना बना सकता है कि भाई कितना पैसा है, कितना खर्च करना है। विभिन्न मदों में आवंटित राशि का सही अध्ययन करना कि भाई किन क्षेत्रों में पैसा ज्यादा खर्च करना है, किन में बचाना है। ठीक है, परिवार के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति को आसान करता है कि भाई परिवार ने कोई लक्ष्य बना रखा है भाई कि कोई नई चीज खरीदनी है, तो उसको आसानी से वो बचत करके ले सकता है। अनावश्यक खर्चे कम और परिवार के सदस्यों के विचलित होने की संभावना कम होती है। ठीक है, तो भाई अगर आप अनावश्यक खर्चा कम करेंगे तो इससे क्या होगा भाई, परिवार जो होगा वो सेफ रहेगा और भविष्य में अगर कोई समस्या आती है तो उससे आसानी से निपट सकता है। ठीक है, पारिवारिक आय से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। तो पारिवारिक आय सभी परिवार के सदस्यों के सभी स्रोतों से प्राप्त धन या वस्तुओं के कुल योग पारिवारिक आय कहलाते हैं। तो एक परिवार में जितने लोग भी पैसा कमा रहे हैं उन सबकी आय को प्लस कर दें तो पारिवारिक आय होती है। ये वार्षिक हो सकती है, मासिक हो सकती है, साप्ताहिक या दैनिक भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मजदूरी के द्वारा, वेतन के द्वारा, कमीशन के द्वारा, तो ये सारे क्या होते हैं, एक पारिवारिक आय के साधन होते हैं। तो प्रकार की बात करें तो सबसे पहला आता है आपकी वास्तविक आय। तो वास्तविक आय वह है जो एक निश्चित अवधि में परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होती है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति जो होता है उसकी वास्तविक आय यही होती है भाई कि कितना उसके पास पैसा है और अपने जो भी जरूरतें हैं उनको वो खरीद पा रहा है। ठीक है, तो इसमें दो तरह से हो सकता है, एक प्रत्यक्ष हो सकता है, अप्रत्यक्ष। तो इसमें धन का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को वस्तु और सेवाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, धन का उपयोग किए बिना आप देखते हैं जो प्रत्यक्ष आय होती है कि आप क्या होता है भाई, कोई वस्तु और सेवा नहीं मिलती लेकिन फिर भी आप पैसा खर्च करते हैं, जैसे भोजन पकाना हो गया, सामुदायिक सेवा हुई, सड़क, स्कूल आदि हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी प्रत्यक्ष आय होती है जहां पर आपका खर्चा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, वस्तु और सेवाएं प्राप्त होती हैं, सॉरी, वस्तु और सेवाएं जो होती है प्राप्त होती है, यानी आप कुछ देते हैं तो उसके बदले आपको कुछ मिलता है, तो उसे प्रत्यक्ष आय कहते हैं। अप्रत्यक्ष आय वे वस्तुएं या सेवाएं जो धन के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, जैसे बाजार से वस्तुएं खरीदना, सेवाओं के लिए भुगतान करना, तो ये सारी क्या आती हैं, आपकी अप्रत्यक्ष आय के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक आय क्या होती है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से प्राप्त संतोष या संतुष्टि को आप मानसिक आय कहते हैं, यानी आपने कोई वस्तु ली, कोई सेवा ली तो आपको संतुष्टि मिली, तो आप क्या कहते हैं, उसको मानसिक आय कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक आय क्या हो गई, वस्तु और सेवाओं का जो प्रवाह होती है, इसमें धन का उपयोग बिना परिवार के सदस्यों और वस्तु सेवाओं से प्राप्त किया होता है। ठीक है, और दूसरा अप्रत्यक्ष आय होती है, इसमें आप देखेंगे धन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, वस्तु खरीदना, सेवाओं के लिए भुगतान करना। ठीक है, नेक्स्ट है राजू को अपने व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, इसे क्रेडिट के बारे में समझाइए तथा क्रेडिट देने के
निर्णय कैसे नियंत्रित होते हैं उसका भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए राजू अपने व्यवसाय के लिए क्रेडिट यानी ऋण का उपयोग कर सकता है। क्रेडिट कार्ड से किसी वस्तु या कार्य के लिए तत्काल धन उधार लेना, ठीक है, जैसे कच्चा माल खरीदना या जमीन लेने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थाएं तभी ऋण देती हैं जब उन्हें विश्वास हो कि उधार लेना वाला व्यक्ति समय पर वापस कर देगा। ठीक है, तो आपको भाई उधार वही देगा जिस पर आपको भरोसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जिस अगर वो चीजें आपके पास है तभी आपको कोई बैंक जो होता है वो ऋण देता है। तो क्रेडिट देने के निर्माण 4C के आधार पर किए जाते हैं। सबसे पहला आता है आपका चरित्र, उधार लेने वाले व्यक्ति को ऋण चुकाने की इच्छा और विश्वसनीयता कि भाई हम जिसको दे रहे हैं वो व्यक्ति क्या पहले भी ऋण ले चुका है और नहीं लौटाया है, तो ये देखना जरूरी होता है। उसका चरित्र देखना होता है। अगर हाँ पहले भी उसने ऋण लिया लोगों से और वापस कर दिया है तब उसका चरित्र अच्छा है तो उसको आसानी से लोन मिल जाएगा। क्षमता, ऋण चुकाने की योग्यता जो आय और व्यय के अंतर से निर्धारित होती है। तो भाई ये भी देखना कि एक व्यक्ति को अगर आप 10 लाख का लोन दे रहे हो तो उसकी औकात है, उसकी सैलरी है इतनी कि वो आपको वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये देखना जरूरी होता है। पूंजी, व्यक्ति की अपनी संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर कि भाई उसके पास कोई संपत्ति है और ऐसी संपत्तियां हैं व्यक्ति के पास जो वो ले रहा है और उसके बदले वो क्या करेगा अपनी जो भी आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की अपनी जो संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर, यानी कि जितना वो सामान ले रहा है ठीक है ना उससे ज्यादा उसके पास संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कोई दिवालिया व्यक्ति और लोन लेने जाएगा उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखा जाएगा भाई उसके पास पूंजी है कि नहीं, व्यक्ति वाकई में काबिल है कि नहीं है। सम संपार्श्विक, ऋण की सुरक्षा के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति जिसे ऋण ना चुकाने पर बेचकर राशि वसूली की जा सके। ये भी देखना पड़ता है कि भाई जिस व्यक्ति को आप ऋण दे रहे हैं या बैंक जिसको ऋण दे रहा है उसके पास कोई संपत्ति है कि अगर भविष्य में मान लीजिए वो ना चुका पाए तो हम उसकी संपत्ति को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकें। तो ये 4 चीज होना जरूरी है क्रेडिट लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ड्राई क्लीन क्या है, किस प्रकार के वस्त्रों के लिए ड्राई क्लीनिंग की सिफारिश की जाती है। तो देखिए ड्राई क्लीनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें वस्त्रों की सफाई पानी के बिना विशेष तरल विलेयों की सहायता से की जाती है। ठीक है, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज्यादा ज्यादा क्या किया ही नहीं जाता, कुछ विलेय मिलाए जाते हैं और उनसे ही जो है ड्राई क्लीनिंग की जाती है, कपड़ों को साफ किया जाता है। तो ड्राई क्लीनिंग की सिफारिश निम्न वस्त्रों के लिए की जाती है। जो नाजुक मुलायम और महंगे वस्त्र होते हैं जैसे रेशम हो गया, ऊन हो गया, रेयान हो गया। ठीक है, तो इनके लिए आप देखेंगे भाई ड्राई क्लीनिंग की जाती है क्योंकि अगर पानी लगाएंगे तो खराब हो सकता है कपड़ा। ऐसे वस्त्र जिन्हें घर पर धोने से सिलवटें पड़ सकती हैं या रंग निकल सकता है। ठीक है, अगर आप धोएंगे तो उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी या उसका कलर है वो चला जाएगा, तो इसलिए भी आप देखेंगे ड्राई क्लीनिंग की जरूरत होती है। ड्राई क्लीनिंग में वाष्पशील विलेय का प्रयोग होता है जिससे वस्त्रों के रेशे सुरक्षित रहते हैं और कपड़े की संरचना खराब नहीं होती। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आप जो वाष्पशील विलेयक होते हैं उनका उपयोग किया जाता है जो भी गंदगी वगैरह हटाने के लिए, तो इसलिए कपड़े जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। दाग शब्द को परिभाषित कीजिए, विभिन्न प्रकार के धब्बे कौन से हैं और इन्हें हटाने के लिए कौन सी विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दाग धब्बे ऐसे अवांछित चिन्ह या रंग होते हैं जो किसी कपड़े पर बाहरी पदार्थों के संपर्क में आने से लग जाते हैं। ठीक है, कोई भी एक कपड़ा है उस पर आपका कोई भी सॉस वगैरह गिर जाता है, चटनी वगैरह गिर जाती है या रंग वगैरह गिर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दाग कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के धब्बे हो सकते हैं जैसे वनस्पति घी के धब्बे, तंतुजन्य धब्बे, तेलीय धब्बे, खनिज धब्बे, रंग के धब्बे। ठीक है, तो ये सारे धब्बों के प्रकार हैं। ठीक है, तो धब्बे हटाने की विधि और तकनीक, ग्रीस चिकनाई सॉल्वेंट घोलकर, ग्रीस चिकनाई अवशोषक से या पायसी कारक होता है उससे, अम्लीय अभिकर्मक द्वारा, क्षारीय अभिकर्मक द्वारा, विरंजन अभिकर्मक द्वारा, तो इनके द्वारा आप देखते हैं इन विधियों के द्वारा जो है वो धब्बों को हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीमती वीना एक गृहिणी है, उन्हें वस्त्रों की देखभाल व संग्रहण के 6 लाभ बताइए। ठीक है, तो देखिए वस्त्रों की बनावट व रंग रूप खराब नहीं होती अगर आप अच्छे से वस्त्र को रख रहे हैं, लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं, बार बार नए वस्त्र खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भली प्रकार संग्रह नहीं किए जाने पर वस्त्र विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं से प्रभावित नहीं होते। कई बार भाई कपड़ों में जो होते हैं जीवाणु लग जाते हैं और उससे भी कपड़े खराब हो जाते हैं, तो अगर संभाल कर रखेंगे तो वो भी नहीं होगा। हमारे पास वस्त्रों के विभिन्न प्रकार उपलब्ध रहते हैं तो हम कई वैरायटी के कपड़े यूज कर सकते हैं। ठीक है, बार बार वस्त्र ना खरीदने के कारण बजट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। ठीक है, कपड़े लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे तो आपको ज्यादा वस्त्र खरीदने नहीं पड़ेंगे, तो आपका बजट जो होगा वो संतुलित रहेगा। वस्त्रों की देखभाल तथा रखरखाव के विभिन्न पहलू कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए वस्त्रों की देखभाल तथा रखरखाव के बहुत ही पहलू होते हैं। इसमें अगर कुछ पहलू देखें तो सबसे पहला आता है भाई देखभाल का, कि भाई देखभाल करना बहुत जरूरी होता है वस्त्रों का। वस्त्रों की समय समय पर मरम्मत करना और उधड़े भाग को सिलना। ठीक है, तो समय समय पे क्या करना चाहिए भाई, मरम्मत करनी चाहिए, अगर कहीं से उधड़ रहा है तो उसको सिल देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो निकले ना। वस्त्र के रेसे के अनुसार उचित डिटर्जेंट विल्को से धुलाई करना, तो भाई जैसा रेसा है उसके हिसाब से डिटर्जेंट पाउडर आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वस्त्रों को खराब कर देंगे। वस्त्रों में चमक और कड़ापन लाने के लिए स्टार्च गोंद का प्रयोग करना। ठीक है, तो स्टार्च और गोंद लगाना ताकि जो चमक रहे कपड़े की वो बरकरार रहे।
पीलापन दूर करने के लिए नील का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नाजुक और महंगे वस्त्रों के लिए आप ड्राई क्लीनिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो देखभाल बहुत जरूरी होता है वस्त्रों का, ठीक है। दूसरा आता है रख रखाव, संग्रहण जिसे कहा जाता है। तो वस्त्रों को कम नमी वाले स्थान पर रखना, अलमारी या ट्रंक में ढीला ढाला पैक कर ताकि सिलवटे ना पड़े। संग्रहण से पहले वस्त्र पूरी तरह सूखे और साफ होने चाहिए, ठीक है। जब उसको रख रहे हैं तो पूरा सुखा के रखना चाहिए उसे। धूल मिट्टी को ब्रश से साफ कर लेना चाहिए। कीटों से बचाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां, ठीक है ना, मॉथ बॉल्स, नीम की पत्तियां आदियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव कर सकते हैं, तो वस्त्र जो है लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।